बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं फराह और मैं हमसा। खुशामदीद आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। अगर आप पंजाब और इसके नवाही इलाकों में हैं तो आप भी हैरत में गुम होंगे कि जब हमजा मैं जुम्मे वाले दिन वापस जा रही थी तो एक तरफ गाड़ी में एसी चलाना पड़ रहा था और दूसरी तरफ धुंध की शिद्दत थी कि 12 बजे भी विजिबिलिटी जो है मुश्किल से मिली थी, तो रोड खुली थी मोटरवे। तो अब ये जो सूरत हाल है गैर मामूली भी है और गैर यकीनी भी है। आपको वापसी पर भी खासी तंगी हुई होगी क्योंकि धुंध इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा, जिस तरह हम 2-3 दिन पहले भी बात कर रहे थे कि हमें लग रहा है हम दिसंबर में वापस चलेंगे। इतनी धुंध और जीरो विजिबिलिटी है, तो आप लोगों ने एहतियात करनी है। आज भी जब आपने सफ़र करना है तो उससे पहले आपने चेक कर लेना कि रास्ते खुले हैं या नहीं खुले। हाँ बिल्कुल सही, लेकिन एसी और धुंध का कॉम्बिनेशन जो है ये इसी साल मैंने देखा है कि ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। और अगर हम ना संभले और हमने मौसम के बारे में अपने इर्द गिर्द मौजूद ये जो अल्लाह ताला की खूबसूरत चीज़ें इनके ना एहतियात की, अपने रवैये ना बदले तो पता नहीं और खुदा ना खास्ता क्या क्या कुछ। अच्छा, इसमें चुभन भी थी, यानी कि ये स्मोक है, इसके अंदर पार्टिकल्स मौजूद हैं कि ये आंखों में चुभ रही थी, लोग ये शिकायत कर रहे थे। तो ये सिर्फ धुंध नहीं है, इसके साथ स्मोक है और ये हमारी अपनी गलतियों की वजह से, फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से। बिल्कुल, मैं सोच रही थी इस पर रिसर्च की जाएगी हमजा, क्योंकि जिन इलाकों में धुंध के पैचेस डार्क होते थे ना, वहाँ पे मैं देखती थी एकदम टेम्परेचर ड्रॉप होता था। टेम्परेचर जो है वो 11-12 पे आता था, और जैसे ही जहाँ कुछ जगह जहाँ जो क्लियर होती थी वहाँ पे टेम्परेचर जो है ऊपर जाता था 15, 16, 17। सिटीज़ का टेम्परेचर भी इसी तरह से था। तो पता नहीं अभी क्या फिनोमिनन है, लेकिन जो भी है इसका ताल्लुक मौसमियाती तब्दीलियों के साथ। बिल्कुल ऐसे ही, अभी एसी चलाएं आप गाड़ी में तो आपको सर्दी लगती है, बंद करें तो आपको गर्मी लगने लगती है। तो ये भी कुछ दिन हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा, उसके बाद मुस्तकिल तौर पर आप एसी चला सकेंगे। खैर, सबसे पहले सेनेट की बात करेंगे क्योंकि हर तरफ सेनेट का शोर है। तो सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की आज आखिरी तारीख है, आखिरी दिन है। वानेवाला में फतह पाने के लिए सियासी खिलाड़ियों के दाव पेच इस वक्त जारी हैं, लफ्जी गोलाबारी भी भरपूर है। हाँ, और होनी चाहिए, इसलिए कि ये बड़ा अहम ऐवान है और इसमें अक्सरियत हासिल करना हुकूमत के लिए बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि एक तरफ अपोजिशन जो है भले फर्जा नहीं कह रही है, लेकिन तहरीक अदम एतमाद की बात कर रही है और उस तहरीक को लाने के लिए उन्हें सेनेट में अपनी मेजॉरिटी बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। और हुकूमत को भी मालूम है कि अगर उन्हें इस थ्रेट से बचना है तो फिर सेनेट में एक अच्छी अक्सरियत जो है वो इसका हल है। लिहाजा इस दरमियान में नाराज अरकान जो है उनकी, जिसे कहते हैं ना सर कढ़ाई, वो क्या बाकी सर कढ़ाई में, मतलब हाथ जो है वो घी में और बाकी सर कढ़ाई में, एक ऐसा मुहावरा है। सो नाराज अरकान, अच्छा नाराज अरकान के बाइस तमाम जमातें जो हैं वो हॉर्स ट्रेडिंग के खतरे से भी दो चार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी जमातों ने राब्ते बहुत तेज कर दिए हैं। तहरीक इंसाफ के 4-5 MNA अपनी ही जमात और हुकूमत से नाराज हैं और सेनेट इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली के तमाम ज़ेर हिरासत अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का फैसला भी किया गया। जिनमें अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, पार्लिमानी लीडर नून लीग ख्वाजा आसिफ, पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह और साबिक फाटा से रुकन असम्बली अली वजीर भी जो हैं जेल में हैं, तो उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे, उनको वोट डालना होगा। जबकि वज़ीर आज़म ने अपने कारकुनों की आवाज़ सुनते हुए बलोचिस्तान से बड़ा ये शोर शुरू हो गया था कि अब्दुल कादिर को सेनेट का टिकट दे दिया गया, अब ये फैसला वापस ले लिया गया और PTI बलोचिस्तान ने अब्दुल कादिर को सेनेट टिकट देने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। लेकिन क्या फैसल वाडा का टिकट जो है वो भी वापस ले जाएगा? क्योंकि एहतजाज तो वहाँ पर भी देखने में आ रहा है, धड़ेबंदी जो है वो भी वहाँ पर दिखाई दे रही है। रुकन कौमी असम्बली अब्दुल शकूर शाद ने कहा है कि वो तो इलेक्शन में कास्ट ही नहीं करेंगे वोट। इसी तरह से दूसरे जो है अरकान अबड़ो साहब, उनके ऊपर भी एतराज़ात आ गए हैं। तो अब किस किस को वज़ीर आज़म जो है उससे टिकट वापस लेंगे? लेकिन वज़ीर साइंस फवाद चौधरी ने वज़ीर आला सिंध के दावे पर बड़ा मुतालबा कर दिया है। उनका कहना है कि वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं वो सूबे से 10 नशिस्तें जीतेंगे। उनका दावा अरकान खरीदे बगैर मुमकिन ही नहीं। हाँ जी, ये बात है कि आप 10 कर रहे हैं और वो साथ यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस बयान को अपने रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनाए। लेकिन जब पीपल्स पार्टी से बात कीजिए वो कहते हैं जी नाराज जो अरकान हैं वो तो हमें वोट दे रहे हैं ना, तो इसलिए ये सारा मामला ऐसे चलेगा। अच्छा, अगर वो दे भी रहे हैं, की बात करते हैं, अगर वो दे भी रहे हैं, चले सपोज कि वो दे भी रहे हैं, तो इन्हें कैसे पहले से पता है कि वो इन्हें दे रहे हैं? सो ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना, ये जो मतलब उस वक्त आप डिसीजन करें अपने कॉन्शियस पे, हाँ अपने कॉन्शियस पे, वो एक अलग बात है। और यही वो चीज़ है जिसके ऊपर के सवाल यह है और एतराज़ है जो है हुकूमत का भी है, इमरान खान साहब का भी है और हर शख्स का है जो है कि इलेक्शन की शफाफियत पे यकीन रखता है। तो बात कर लें इस सवाल से। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद है। कुंवर दिलशाद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सेनेट इंतखाबात के शेड्यूल में तब्दीली करते हुए कागजात नामजदगी जमा कराने के वक्त में 2 दिन का इजाफा किया। क्या बगैर किसी ठोस वजह के इलेक्शन कमीशन ऐसा इकदाम उठा सकते हैं? असूली तौर पर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आइन के आर्टिकल 224 के तहत मुकम्मल इख्तियारात हैं, लेकिन हमारी सियासी जमातों के बाद रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त की थी
कि जो आपने जो 2 दिन रखे हैं कागजात नामजदगी वसूल करने के, इसके लिए पार्टी की मीटिंग में फ़ैसला ये कर रहे हैं कि आप कुछ दिन के लिए इसको इजाफा कर दें, एक्सटेंड कर दें। अच्छा, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सियासी जमातों के ईमा पर उनका 2 दिन का उन्होंने अब जो है वो एक्सटेंशन दे दी, और ये माजी में भी होता रहा है। ठीक है। और माजी में ये हुआ है कि बाद दफ़ा ऐसा होता है कि एक्सटेंशन नहीं देते, लेकिन रात के 12 बजे तक कागजात नामजदगी वसूल करने के लिए बाकायदा मोहलत दे दी जाती है। अब ये 2 दिन की मोहलत दे दी है, लेकिन इलेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इलेक्शन तो 3 मार्च की हो रहा है, दरमियान में स्क्रूटनी होनी है, जाँच पड़ताल होनी है, कागजात नामजदगी वापस लेने हैं, हाथवी लिस्ट जारी कर देंगे, बैलेट पेपर छप जाएगा। और साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने यह भी महसूस किया होगा कि चलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी जो है वो भी जजमेंट आने वाली है, और उनके भी 15 ये अपने फरवरी को उनकी हियरिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ओपनिंग बैलेटिंग के सिलसिले में। तो ज़ाहिर है कि तमाम को हालात को देखते हुए, सियासी जमातों की रिक्वेस्ट को उन्होंने देखते हुए 2 दिन का एक्सटेंड कर, में कोई ऐसी बात नहीं है, माजी में भी होता रहा है, 1 दिन 2 दिन बढ़ते रहे हैं। तो फिर इतनी लेदा क्यों हो रही है? ये इलेक्शन कमीशन पे एतराज़ात उठाए जा रहे हैं कुमर दिलशाद साहब, ये जो तोसी दी गई है इससे सियासी इल्ज़ाम तराशी शुरू हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो कहना है कि सेनेट इंतखाबात में कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तोसी सिर्फ तहरीक इंसाफ को फ़ायदा दिलवाने के लिए की गई है। तो ये इट्स अ बिग एलिगेशन, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन की साख के ऊपर भी सवाल है। तो ये वाकई सियासी फ़ायदे के लिए तोसी दी जा सकती है या दी गई है? हमारे मुल्क में ये जो चला गया ना एक रस्म और रिवाज कि हर मामले में इदारों पर शक व शुबा करना, इसे जमहूरी तौर पर बड़ा नुकसान पहुँच रहा है। इस लिहाज से किसी इदारे पर भी एतमाद नहीं रहा, खुद दरख्वास्त करते, बाद में अपनी विड्रा कर लेते अपने पॉइंट ऑफ व्यू को। तो ये एक अच्छी रवायत नहीं है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, काम कर रहा है। अभी तो सेनेट का इलेक्शन भी देखिए क्या होना है। तो ये सारे मामलात को इल्ज़ाम तराशी करना जो है मेरे नुक्ता नज़र से दुरुस्त नहीं है कि जब आप अगर नैयर बुखारी साहब का जो ख़त ना जाता इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास, तो फिर समझते कि भाई तो पार्टियों के सियासी जमातों के बगैर किसी रिक्वेस्ट की उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, तो फिर ये इल्ज़ाम दुरुस्त था कि फिर हुकूमत की ईमा पर या हुकूमत के लोगों को एडजस्ट करने के लिए उन्होंने डेट एक्सटेंड कर दी। लेकिन जब सियासी जमातों ने इनको बाकायदा ख़त लिखे, टेलीफोन किए, तो उस पर ये इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए, ज़रा एहतियात करना चाहिए। मैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पुराने तजर्बे की रोशनी में कहता हूँ कि हमेशा जो सेनेट का पेपर हो या कौमी असम्बली के पेपर्स हो, उसमें 1-2 दिन की एक्सटेंशन हमेशा होती रही है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अगर ये डेट इलेक्शन की डेट एक्सटेंड हो जाती तो फिर ये होता भी आप 3 मार्च की बजाय आगे क्यों जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल इलेक्शन 3 मार्च के ही होने हैं, बाकी तो कोई दरमियान का तो लायामल है। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपने आइन और कानून के मुताबिक जो 11 फरवरी और 11 मार्च के दरमियान उन्होंने सारा लम्हा पूरा करना है। तो ये इसमें कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही। और इलेक्शन कमीशन ने इनका 2 दिन एक्सटेंड कर दिया, तो मेरा ख्याल में तो कोई ऐसी हर्ज नहीं है। अब जहाँ तक इल्ज़ाम तराशी है वो इसलिए कि हमारे इदारों पर एतमाद नहीं रहा। हमारे इदारे जो हैं वो मुतनाज़ा होते जा रहे हैं, उनमें उनका अपनी भी गलती है, अपना भी उनके अंदर एक लाहे अमल ऐसा है जिससे वो मुतनाज़ा होते जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल इस मामले में इलेक्शन कमीशन को मुतराज़ा करना दुरुस्त नहीं है। ये 2 दिन की तो आम सूरत है। आप देखिए तमाम लोगों ने अपने सियासी जमातों ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने भी अपने और मजीद लोगों को एडजस्ट कर लिया। अगर ये 2 दिन की एक्सटेंशन ना होती तो उनके 4-5 आदमियों को भी एडजस्ट ना होते। इस तरह पीपल्स पार्टी ने एक्सटेंड किया, कराची में, सिंध में, बलोचिस्तान में हो रहा है, सुबह खैबर पख्तूनख्वा में सब सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवार जो हैं उनको रद्द-ओ-बदल है और बाकायदा मजीद लोगों को टिकट दिए हैं। ठीक है, सबको फायदा हुआ है। कुंवर दिलशाद साहब, इलेक्शन कमीशन ने तो सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है, मगर सब नजरें अभी भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं, क्योंकि वहां से ओपन बैलेट के मामले पर फैसला आना अभी बाकी है। इस सूरत हाल में ताखीर हो सकती है या इलेक्शन शेड्यूल में कुछ तोसी मुमकिन है? नहीं जी, इलेक्शन कमीशन ने का जो शेड्यूल है उसके मुताबिक इंतखाबात हो जाने हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चंद दिनों में भी अपना फैसला कर देती है, अपनी राय दे देती है, तो इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास बहुत वक्त है। बैलेट पेपर छपने में ज़्यादा अरसा नहीं लगता, वो 2 दिन में बैलेट पेपर छप जाते हैं सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में, जहाँ पाकिस्तान के नोट छपते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा इदारा है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, वहाँ से इनके बैलेट पेपर छपने 2 दिन में बैलेट पेपर छप जाएंगे। तो किसी शेड्यूल पर असर नहीं पड़ेगा। बेशक ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अपने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हमें मालूम है
कि शेड्यूल जारी हो चुका है और इलेक्शन कमीशन जो है उस पर अमला काम कर रहा है, तो हम इसी अरसे में ऐसे वक्त में फ़ैसला कर देंगे कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को किसी मामले में भी कोई दिक्कत या दुश्वारी पेश नहीं आएगी। तो ये फ़ैसला चंद दिनों में होने वाला है और ये बैलेट पेपर का फ़ैसला हो जाएगा कि ओपनिंग करनी है या इन्होंने वही सिगरेट बाई बैल्टिंग करनी है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने स्वाबदेही इख्तियारात हैं, उन्होंने अपनी राय देनी है, ओपिनियन देनी है और उनके ओपिनियन से आइंदा का सारा जो है हमारा इंतखाबी पैकेज वो तब्दील होता नज़र आ रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदारती आर्डिनेंस की तायद कर दी, तौसीक कर दी, तो फिर इसके असरात पाकिस्तान के तमाम इलेक्शनों पर पड़ेंगे, ख्वाह चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो, स्पीकर कौमी असम्बली का हो, इसी तरह जितने भी इलेक्शन हैं लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन, जैसे मैंने बताया सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, तमाम सीक्रेट इलेक्शन जितने भी हैं सब ओपन हो जाएंगे। एक पर नहीं असर पड़ेगा, इसका सब पे पड़ेगा असर। ये तो नहीं हो सकता एक इदारे में तो आप कह दें जी ओपन कर दें, चेयरमैन सेनेट का इंतखाब जो है सीक्रेट कर दें, तो ये नहीं होगा। फिर सबके लिए एक रास्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक आइनी पैकेज दे देना है। तो मैं आइनी महरीन से दरख्वास्त करूँगा कि आप आइन का आर्टिकल 224 पढ़ें, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा है सेनेट का इलेक्शन शेड्यूल जारी करेगा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान। तो क्या उनको नज़र नहीं आ रहा कि सेनेट का इलेक्शन आर्टिकल 224 में जिक्र है? तो वो कहते हैं नहीं जी आइन में जिक्र ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े खुल के अपना राय देनी है और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन भी मजबूत और कौमी रहनुमाओं को भी एक सही तरीके से गाइडलाइन मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। बहुत अहम बात आपने की है कि अगर इस दफ़ा ये हो गया ओपन बैलेट से तो ये हमेशा के लिए होगा और हर इलेक्शन पे एप्लीकेबल होगा। सियासी जमातें इसके लिए कितना तैयार हैं? और दूसरी बात है कि अगर सेनेट इलेक्शन शफाफ ना हुए हों और वोटों की खरीदो फरोख्त की वीडियो सामने आ जाए, जैसे कि आई है 2018 की वीडियो जो है वो इस वक्त मौजूद है, इलेक्शन कमीशन क्या कार्रवाई कर सकता है और क्या कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर सवाल ना उठाया जा सके? इलेक्शन कमीशन फिर यह है कि आर्टिकल 218 के तहत उस इलेक्शन को कानदम करार दे दे। बड़ी जरूरतमंदाना कदम उठाना पड़ेगा। एक बहुत मौजूदा इलेक्शन कमीशन है तो बड़ा पावरफुल, अपने आर्टिकल 218 का सहारा लेते हुए वो जाके तमाम वीडियो भी आ रही है, हार्स ट्रेडिंग भी हो रही है, बिल्कुल हो रही है, बलोचिस्तान में हो रही है, पंजाब में हो रही है, आज़ाद उम्मीदवार खड़े किए जा रहे हैं। अब आप ये देख रहे हैं सब जगह हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में भी हो रहा है, बलोचिस्तान में तो खैर बहुत ज़बरदस्त वहाँ ख़तरा है क्योंकि वहाँ 7 या 8 सीट अपने वोटों से एक सेनेटर बन जाएगा। सिंध में भी मामला हो रहे हैं। आप देख रहे हैं पार्टी के पास हैं 21 मेंबर, मुत्तहदा कौमी मोर्चा के पास खड़े कर दिए 10 उन्होंने। आप उनसे ये पूछे भाई 21 में तो आपकी सीटें मुश्किल से एक बनती है, क्योंकि 22 या 23 पर एक मेंबर बनना है, सेनेटर बनना है, तो आपने 10-10 12-12 खड़े कर दिए हैं। इसी तरह पंजाब में भी नवाज शरीफ साहब के बनते हैं 4 सीटें, अगर सही बयानों में उनके वोट कास्ट हो जाते हैं तो 4 या 5 या उनकी सीटें बनती हैं, तो उन्होंने 10-15 आदमी खड़े कर दिया है। तो ये चीज़ें तो खुद हमारी सियासी जमातें इनकरेज कर रही हैं। तो अगर ये इलेक्शन के देखिए कि वीडियो भी आ रही है, ऑडियो भी आ रही है, बिल्कुल ठीक है। मीडिया दिलशाद साहब बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, जो बाद में नाम सामने आए शायद वो कवरिंग कैंडिडेट्स के तौर पर भी कुछ नाम सामने आए हैं जिसकी वजह से तादाद इतनी बढ़ गई है, कितने ज्यादा लोग सामने आए। मगर मुझे तो हंसी इस चीज वीडियोलॉजी पे आ रही है। आजकल की सियासत जो है वो सारी वीडियोलॉजी के इर्द गिर्द घूमती है कि कहीं ना कहीं अचानक कोई वीडियो आ जाती है और वो वीडियो जो है ना वो फिर सारी चीज़ों का रुख जो है वो बदल देती है। तो पाकिस्तानी सियासत में ये वीडियोलॉजी का राज जो है ना ये बड़ा बाकमाल है। एंड द राइज ऑफ वीडियोलॉजी भी एक होगा कभी। लेकिन ये बहुत ज़रूरी भी है कि लोगों के चेहरे सामने आ रहे हैं और इसका जो वक्त है, जो टाइमिंग्स है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किस वक्त ये वीडियो सामने आ रही है। खैर हम आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे क्रिकेट की और पाकिस्तान ने T20 सीरीज भी मुबारक अफ्रीका को दी। खैर मुबारक आपको भी मुबारक हो जो सब लोग देख रहे हैं। और मतलब जितना स्टंबल कर रहे थे आखिरी उसमें मिलर वैसे कैसे लगे आपको? ओह क्या बात है, क्या बैटिंग थी, क्या बैटिंग। और अकेला बंदा पाकिस्तान से जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा था। 6 छक्के एक ओवर में 26 रन, मतलब ये वो सारे 4 छक्के मेरे ख्याल लगाए उन्होंने एंड पे फहीम अशरफ को, और उसमें एक बाबर आजम ने कैच भी ड्रॉप किया जो छक्का हो गया। खैर पाकिस्तान जीत गया। छक्का तो छक्का है बिल्कुल है। और इस पे बात कर लेते हैं, हमारे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आखिरकार नसीम राजपूत साहब जीत ही गए, क्या इस जीत पर हमें खुश होना चाहिए या ज्यादा परेशान होना चाहिए? अभी मेन प्लेयर्स नहीं थे साउथ अफ्रीका के। वालेकुम अस्सलाम हमजा और फरा।
सबसे पहले तो मुबारकबाद। हम बड़े अरसे के बाद सीरीज जीते, मच नीडेड विक्ट्री फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि रिसेंट पास्ट में हम जितना हारते हुए आ रहे थे उसके बाद हमें जीत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जीत थी पाकिस्तान के लिए। अब उनकी सेकंड टियर थी, थर्ड टियर थी, हम इस पे नहीं जाते। देखे ना, क्विंटन डीकॉक उनके तेज खेलने वाले बैट्समैन है, उनकी अपनी टीम में भी कहीं ना कहीं कुछ रिफ्ट चल रही थी। आपने सुना होगा जिस वक्त मार्क बाउचर ने ये स्टेटमेंट दिया था कि शायद आने वाले वक्त में क्विंटन डीकॉक टीम के कैप्टन नहीं रहे, फिर क्विंटन डीकॉक इस T20 सीरीज में भी नहीं रुके। कई सारे उनके प्लेयर रबादा और एनगिरी वगैरह जो उनके मेन फास्ट बॉलर्स हैं वो भी चले गए जो T20 क्रिकेट खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके भी हालात हमारी तरह ही हैं, कभी हमारे यहाँ भी ड्रेसिंग रूम का माहौल चेंज हो जाता है। तो पाकिस्तान के लिए जीत की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन बहुत सारे सवालात हैं, हमें किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। आपने बड़ी अच्छी बात कही हमजा कि क्या हम सेकंड टीम के खिलाफ जीते, अगर यही साउथ अफ्रीका की कंप्लीट टीम होती है। देखें, अभी आप दोनों बात कर रहे थे कि मिलर कैसे खेले। मिलर एक ही प्लेयर थे उनके, और मिलर की एग्जाम्पल ये दी जा सकती है कि इंडियन प्रीमियर लीग में वो प्रीति जिंटा की टीम की जानिब से खेलते हैं, किंग्स 11 पंजाब की जानिब से, वहां उनका खिताब है मिलर किलर। और एक बैट्समैन उनके खेले थे और वो वाकई में अकेले मैच लेके चले गए थे। हमारे यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो हमें एक या दो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस दिखाई दे रही है, एक प्रॉपर टीम वर्क दिखाई नहीं दे रहा। हमारा मिडिल ऑर्डर कहाँ पर है, वो क्या परफॉर्म कर रहा है, अब तक दिखाई नहीं दिया। फिर मैं आपसे सवाल करता हूं हमजा, आज मॉडर्न डे क्रिकेट में जिस तरीके की बैटिंग हो रही है या टॉप ऑर्डर T20 क्रिकेट में खेल रहे हैं, डेविड वार्नर, फिंच का जो पेयर है आप देखें वो किस तरीके का है। इसी तरीके से इंडिया में रोहित शर्मा, शिखर धवन, सारी दुनिया में स्पेशलिस्ट T20 ओपनर्स हैं। हमारे यहाँ रिजवान की इस वक्त फॉर्म बहुत जबरदस्त है, अल्लाह उन्हें नजर से बचाए, हर गेंद उनका बैट पे आ रहा है इस वक्त। बाबर आजम थोड़ा सा उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे, जब इंजरी के बाद से आए या जो भी एक दरमियान में बात हुई थी उसके बाद से शायद बाबर उस तरीके से दिखाई नहीं दिए। लेकिन बाबर ने कहीं ना कहीं रन भी, आज भी 40 रन स्कोर किए थे, कल के मैच में 40 प्लस रन स्कोर किए। इसी तरीके से रिजवान तो खैर रन स्कोर कर ही रहे हैं, उन्होंने भी 40 प्लस रन स्कोर किए। बाकी आपको रन दिखाई नहीं दे रहे दरमियान में जो हमारा मिडिल ऑर्डर है। हमने बहुत सारी चेंजेस किए। फेवरेटिज्म पे बहुत बात की जा रही है, और अगर बात करें हुसैन तलत की, हैदर अली की, तो दोनों हमें नहीं नजर आए उस तरह से परफॉर्म करते हुए। इफ्तिखार को तो फिर बहुत ज्यादा तनकीद के बाद हटा लिया गया इस मैच से, लेकिन ये फेवरेटिज्म जो हमें दिखाई दे रहा है, आपके ख्याल में ये कितना इफेक्ट कर रहा है और इसका क्या हल है? देखिए, फेवरेटिज्म की अगर बात करते हैं तो कराची का एक लेफ्ट आर्म बैट्समैन जो लेफ्ट आर्म बॉलिंग भी कर लेता है, अभी बड़ा परफॉर्म किया उसने, उसको भी मौका दिया जा सकता था, वो भी डेब्यू कर सकता था। वो न्यूजीलैंड के टूर पर भी था। आसिफ अली न्यूजीलैंड के टूर पे नहीं थे। आसिफ अली को इससे पहले हम 3 मरतबा मौका दे चुके हैं, लेकिन हमने उनको मौका दिया। देखे, हमने जाहिद को मौका दिया था, हम बहुत बात कर रहे थे कि दादू का क्रिकेटर है, उसको मौका मिलना चाहिए। उसने वो आया और उसने परफॉर्म किया, पहले ही ओवर में 2 आउट किए, फिर आपको 3 आउट करके दिए, 3 क्रूशल विकेट्स दरमियान में लेके दी। वहीं से उनकी टीम जो है वो क्लैश हुआ था और उनके 6 आउट हो गए थे 65 रन पे। जी 7 आउट हो गए थे 65 पे उनके। तो वो जो एक स्पेल था उसने फर्क डाला, और वो लड़का डेब्यू कर रहा था, उसको मौका ही नहीं दिया गया। वो आज से परफॉर्म नहीं कर रहा, वो पिछले 3 साल से परफॉर्म कर रहा है। इस डोमेस्टिक सीजन में भी उसकी कारकर्दगी अच्छी थी। इसी तरीके से अगर आप उस लड़के को, मेरे जहन में इस वक्त पता नहीं, मैं रात को सोया नहीं हूं तो नाम जहन में नहीं आ रहा, लेकिन उसने उसको खिलाया जा सकता था। वो न्यूजीलैंड के टूर पे भी था, उसने बहुत परफॉर्म किया यहाँ पर, तो वो परफॉर्म नहीं कर सका था। उसको अगर मौका देते तो ज्यादा बेहतर होता, एक आजमाए हुए की जगह। तो आप पसंद नापसंद की बात करें तो एक एग्जाम्पल तो ये भी सामने आ जाती है। दूसरी एग्जाम्पल, मैं जो उस वक्त बात कर रहा था, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, आप दोनों क्रिकेट फॉलो करते हैं, जिस तरीके के ओपनिंग पेयर हैं हमारे, बाबर आजम और रिजवान दोनों का तकरीबन सेम स्टाइल है, बिल्कुल ऐसे। हमें फखर जमान हो गए या शर्जील हो गए, हमें एक ऐसा ओपनर लेना पड़ेगा इनके साथ, इसलिए कि आपको स्ट्राइक रेट देखना पड़ेगा। देखिए, रिजवान सेंचुरी स्कोर कर रहे हैं तो टीम 170 रन बना रही है। बिल्कुल। नसीम राजपूत साहब, हमारा मिडिल ऑर्डर, क्या अगर हमने T20 वर्ल्ड कप जीतना है, क्या हमें मिडिल ऑर्डर के अंदर
इन लोगों को निकाल के, इफ्तिखार को निकाल के, आसिफ को निकाल के, हुसैन तलत डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, जब वापस आ रहे हैं तो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। क्या शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज की बहुत ज्यादा जरूरत होगी अगर हम T20 वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं? जरूरत हो ना हो, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यही दोनों खेलेंगे क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा दूसरा कोई। देखिए, आप सबको मौका दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चांसेस नहीं दिए। कैप्स तो ऐसे बटी हैं जैसे रेवड़ियां बटती हैं। पाकिस्तान की कैप जो है वो एक मैच 1 सेंचुरी स्कोर की, उसको आपने कैप दे दी। अब्दुल्ला शफीक अब कहां पर हैं जिनको आपने कैप दे दी थी और खिला दिया था सिर्फ 1 सेंचुरी की वजह से। ऐसे मैं बताऊं, नोमान अनवर है, मुख्तार अहमद है, कई सारे जिन्होंने एक डोमेस्टिक में सेंचुरी स्कोर की थी और आपने उन्हें पाकिस्तान की कैप दे दी, आज उनका पता भी नहीं है। तो पाकिस्तान की कैप मजाक नहीं है, बड़ी सोच समझ के दी जाती है। एक प्रॉपर खिलाड़ी एक डोमेस्टिक सीजन खेल के आ रहा होता है, एक वक्त गुजार के आ रहा होता है, तो फिर आप उसको पाकिस्तान की कैप दें, ना कि आप सबको एकदम से देना शुरू कर दें। दानिश अजीज की मैं बात कर रहा था उस वक्त, जो कराची के बैट्समैन है। तो दानिश जो है वो अभी जिस तरीके से नेशनल T20 कप में खेले थे, बहुत जबरदस्त खेले थे, उनको भी मौका दिया जा सकता था, लेकिन आपने नहीं दिया क्योंकि आपके एक सेट प्लान है। आपने जो पसंद और नापसंद की बात कर रहे हैं, तो फिर आपके पसंदीदा प्लेयर्स दोबारा कैसे इंडक्ट होंगे? देखें ना, आप इफ्तिखार को न्यूजीलैंड में नहीं खिलाते क्योंकि न्यूजीलैंड में टफ कंडीशन थी। आपने यहाँ पे आसान कंडीशन आई, आपने सारे मैच खिलाना शुरू कर दिए। तो भाई न्यूजीलैंड में क्यों नहीं खिलाया था आपने जब लेकर गए थे? उस टफ कंडीशन में भी खिलाते ना आप, तो वहाँ पसंद ना पसंद वाजे हो जाती है। जी, मैन ऑफ द मैच अवार्ड आपको कैसा लगा? जी फरा, मिलर जो है, मैं तो आई वाज होपिंग कि उनको मिलेगा, उनकी परफॉर्मेंस जिस तरह की थी ना। तो क्या लूजिंग टीम में से है तो सही हमारे पास प्रेसिडेंट्स के, जहाँ पे हम दे सकते हैं लूजिंग टीम में से भी मैन ऑफ द मैच अवार्ड, इसके बारे में क्या ख्याल आपका? आई वाज बिट डिसअपॉइंटेड। वैसे फरा, मेरा वोट आपके साथ है यहाँ पे। अगर मेरे हाथ में होता मैन ऑफ द मैच देना, तो मैं वाकई मिलर किलर को ही देता। इसलिए देता क्योंकि वो एक पूरी टीम में एक वाहिद किलर इंस्टिंक्ट था जो पूरी टीम में उस वक्त दिखाई दिया था, और उसने अपनी पूरी टीम खड़ी कर दी थी एक शख्स ने। और ऐसी माजी में बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि एग्जाम्पल्स हैं कि जब लूजिंग टीम के खिलाड़ी को जो है वो मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। माजी में तो ऐसा भी हुआ है कि एक पहले होता था कि मैच चल रहा होता था, ऐलान कर देते जी यही टीम तो जीतने वाली है और ये मैन ऑफ द मैच हो जाएगा, तो बाद में जब मैच खत्म हुआ तो मैन ऑफ द मैच बदलना भी पड़ा था। तो मैन ऑफ द मैच आप कम से कम एक अच्छा पैगाम भी दे देते कि जनूबी अफ्रीका की टीम पाकिस्तान के टूर पे आई हुई थी और वाकई में 65 फॉर 7 और वहां से 163 तक लेकर जाना वो कोई इतना आसान काम नहीं। नसीम राजपूत साहब, यहाँ पे हमारे बॉलर्स पर और हमारे कप्तान पर भी तो सवालात उठते हैं कि जब 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे, मोहम्मद नवाज ने 2 ओवर अच्छे किए हुए थे, उनको उसके बाद ओवर नहीं करवाया गया। उस्मान कादिर का 1 ओवर रहता था, उनको नहीं करवाया गया। हमने फ़हीम अशरफ को ओवर करवाया और हमने पिछले मैच में भी देखा था कि फ़हीम अशरफ ने किस तरह की बॉलिंग की थी। कैसी कप्तानी रही? ओवर चेंज कर देना चाहिए था या फिर नवाज को एक आधा ओवर और डालने देते, शायद कुछ स्कोर बेहतर हो जाता, विकेट भी निकल जाती। देखिए, अगर या मगर बहुत सारी चीजें होती हैं। उस वक्त ज़ाहिर बाबर आजम ग्राउंड में कैप्टनशिप कर रहे थे, उनका भी दिमाग चल रहा होगा, वो भी सोच रहे होंगे। लेकिन आपने देखा होगा नवाज को पहले रिप्लेस कर दिया था, उससे पहले 1 ओवर में उस्मान को छक्का लगा था, फिर आखिरी ओवर जो अपना करने के लिए आए थे जाहिद महमूद, उन्हें 2 छक्के लगे थे। उसके बाद क्योंकि मिलर का हाथ खुल रहा था स्पिनर के ऊपर, शायद ये वजह हो कि उन्होंने थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस लाने की कोशिश की थी फ़हीम की सूरत में, या फिर हसन से भी 1 ओवर करवाया था उन्होंने उस वक्त। तो हो सकता है कि ये उनकी प्लानिंग हो कि हमारे दोनों स्पिनर्स को एकदम मार पड़ी थी, लेकिन हमें एक ही विकेट लेनी थी ना। हमें थोड़ा सा और बहादुर हो जाना था। आपकी बात ठीक है, हमारे स्पिनर आउट तो करके दे रहे थे, उन्होंने आउट किए थे तो 65 पे हमने 7 किए थे ना, तो एक और आउट कर लेते हम वहां पर तो मैच पकड़ लेते, बजाय इसके कि हम रन रोकने चले गए। जी अच्छा, ये भी बताइएगा, ये खुशदिल शाह के ऊपर भी आपका कमेंट जो है वो क्या है? जाहिद महमूद की परफॉर्मेंस तो जाहिर है नजर आ रही है हमें। मैंने जाहिद की वालदा को लाइन पे लिया था और उनके भाई खालिद महमूद को लाइन पे लिया था। देखिए, दादू का एक खिलाड़ी खेला, वहाँ पता है क्या सूरत हाल थी? एक छोटा सा वो एक कस्बा कह लें, छोटा सा शहर कह लें, वहाँ इतनी मिठाई बटी है, वहाँ बड़ी स्क्रीन लगा के कई जगहों पे मैच देखा गया। और उनकी वालदा कल फोन पे जिस तरीके से रो रही थी, उनके भाई खालिद महमूद जिस तरीके से बात कर रहे थे, तो देखे
हमें अपने इन रिमोट एरियाज को देखना पड़ेगा। वकार यूनुस बुरेवाला से आए थे, उसके बाद वहाँ की क्रिकेट उस पूरे रीजन की बहुत अच्छी हो गई थी। गक्कू मंडी से मोहम्मद जाहिद आए थे, उनकी क्रिकेट एकदम से बेहतर हो गई थी। तो अगर हमारा कोई टैलेंट अगर इन रिमोट इलाके में, चाहे वो चारसदा के अंदर होता है, वो पेशावर में नहीं होता, वो बलूचिस्तान में कोयटा में नहीं होता, वो पशीन में होता है, ज़ियारत में होता है, तो इस जगह से अगर कोई टैलेंट आता है उसको फोकियत देनी चाहिए। इसलिए देनी चाहिए कि वो पूरे एक हिस्से को प्रोमोट कर देता है। देखें, हैदराबाद से शर्जील आया, दिन हसनैन, कई सारी एक लाइन लगी, तो ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम चलना शुरू हो जाता है। सियालकोट से इतने प्लेयर आते थे, आपने रीजन बनाने के बाद जो है वो उसको महदूद कर दिया। शेखुपुरा से आकिब जावेद आए थे, राना नवीदुल हसन आए थे, फिर उसके बाद से शेखुपुरा से प्लेयर नहीं आया, क्योंकि आपने उसको रीजन जो लाहौर में कर दिया था, अब फैसलाबाद रीजन के अंदर शेखुपुरा आ गया था, और उस रीजन के अंदर और इतने सारे आ गए थे कि उनकी अपनी क्रिकेट दब गई थी। लेट्स सी कि अब ये शहरों की क्रिकेट का आगाज करने जा रहे हैं डोमेस्टिक की सतह पे, तो कई सारे सुनने में आ रहा है कि समथिंग अराउंड मोर देन 100 सिटीज जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो फिर ये क्रिकेट को शायद फायदा पहुंचेगा। बिल्कुल ठीक है नसीम राजपूत साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे मेरे पाकिस्तान से आप कर रहे थे। जाहिद को देखा ना मैंने, अब कहना बहुत जल्दी होगा, लेकिन मुझे ना राशिद खान जो अफगानिस्तान के स्पिनर है ना, वैसा कुछ नजर आ रहा था कि यार कितने कॉन्फिडेंस से लड़का बॉल कर रहा है। और पहला मैच 3 विकेट्स। और हसन अली की बात किए बगैर तुम्हें ख्याल नहीं क्या छक्के थे, व्हाट अ कमबैक। बॉलिंग की बात की जाए तो वहां पे हमारी आंखें जो है उन पे ठहरती हैं, और फिर अगर बैटिंग की बात की जाए तो एक अच्छे ऑलराउंडर की तमाम एबिलिटीज हमें उसमें नजर आ रही हैं। बिल्कुल, छक्के जो उन्होंने मारे हैं वो बेहतरीन थे। कौन से छक्के ज्यादा अच्छे लगे, मिलर के छक्के या इनके छक्के? अच्छा, वैसे अगर मेरिट पे देखा जाए तो मिलर के छक्के, लेकिन पाकिस्तानी होने के नाते हसन अली के छक्के सबसे बेहतरीन थे। खैर, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सबसे मेरे पाकिस्तान में। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे 52% आबादी जो है वो ख़वातीन पे मुश्तमिल है। सो अगर ये 52% आबादी कंट्रीब्यूट नहीं करेगी तो बाकी की 47-48% जो मर्जी कर ले, मुल्क जो है वो तरक्की और खुशहाली की राह पे गामजन नहीं हो सकते। बात बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तानी ख़वातीन जो हैं वो अब हर शोबे में बढ़कर सामने आ रही हैं। हाँ, सामने आ रही हैं, और अब सामने आ रही हैं। कोशिश वो कब से कर रही हैं, लेकिन अब हमारे सामने आ रही हैं। और हम खेलों की बात करें तो कामयाबियों के झंडे गाड़ रही हैं, मुख्तलिफ गेम्स हैं। हम ऐसे टैलेंट को आपसे मिलवाते भी रहते हैं। उन्हीं में से एक नाम कराची से ताल्लुक रखने वाली माहूर शहजाद का भी है। माहूर पाकिस्तान की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और अगर उनकी अचीवमेंट्स की बात की जाए तो हाल ही में उन्होंने 5वीं बार नेशनल चैंपियनशिप का एजाज अपने नाम किया है। माहूर जनूबी कोरिया में होने वाली एशियन गेम्स 2014 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुकी हैं, और उन्होंने 2019 में पाकिस्तान इंटरनेशनल में पहली बार तलाई तमगा जीता। माहूर की आलमी रैंकिंग इस वक्त जो है वो 133 है, विच इज़ वेरी गुड। और वो चाह रही हैं कि इसको टॉप 100 में लाएं और फिर मजीद इसको बेहतर किया जाए, और उन्होंने टारगेट अपने सेट कर लिए हैं। हम उन्हीं से ही बात करेंगे और उनसे बात करके आपको बताएंगे कितनी मुश्किलात होती हैं और कहाँ से ऐसा किया था, कहाँ पर पहुँच गया और कहाँ तक वो पहुँचाना चाहती है। माहूर, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल सही, गुड मॉर्निंग। मैं अभी ना मतलब वैसे तो मैं अपने व्यूअर से बात करी थी, मगर साथ साथ भी नज़र चल रही थी कितनी अच्छी आपकी स्ट्रेचेस एंड एक्सरसाइजेस तो मेंटेन करना एंड फिटनेस चैलेंज तो नहीं है आपके लिए? मुश्किल होता है, और बैडमिंटन जो एक बहुत ही फिजिकल डिमांडिंग स्पोर्ट है, तो उसके लिए ना कि आपको सिर्फ स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास फिटनेस भी होनी चाहिए, और फिटनेस के साथ साथ जिम ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर चलना काफ़ी मुश्किल है। जैसे एक दिन में कम से कम मैं 6 to 7 आवर्स ट्रेनिंग करती हूँ, और मेरी ट्रेनिंग 6 days अ वीक होती है। तो इतना इजीली नहीं होता सब कुछ हासिल करना, इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो अकेली की मेहनत है या वालिद वालदा में से कौन चाह रहा था कि जो माहूर हैं ये बैडमिंटन स्टार बन जाएं? कब से खेल रही हैं? मेरे जो पापा हैं उनको स्पोर्ट्स से काफ़ी ज़्यादा लगाव है। तो जब हम लोग छोटे से थे तो पापा ने सोचा हुआ था कि मैं अपनी बेटियों को ना स्पोर्ट्स खिलाऊंगा, और जब मैं 6-7 ईयर्स की थी तो मैं पापा के साथ एक्सरसाइज करती थी, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्टेमिना काफ़ी अच्छा है बाकी प्लेयर्स से। और फिर जब मैं 12 ईयर्स की हुई तो मैं और मेरी बड़ी बहन ऐसे ही फॉर फन स्ट्रीट्स में खेलते थे बैडमिंटन।
फिर जब मैं 13 ईयर्स की हुई तो पापा ने सनसेट क्लब में मेंबरशिप ली। वहाँ पे मैंने सुबह पापा मुझे और मेरी बहन को ट्रेनिंग कराते थे और शाम में जो कोच होते थे उनसे ट्रेनिंग लेते थे। उसके बाद 13 ईयर्स में मैंने फर्स्ट टाइम जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया और 13 ईयर्स में मैं अंडर 19 नेशनल चैम्पियन बन गई थी। वाह जी वाह। तो वाई बैडमिंटन, ये कोई खास आपको गेम पसंद है? क्योंकि मेरे जो पापा हैं उन्होंने जूनियर लेवल तक बैडमिंटन खेला था, तो उनको इस चीज़ का एक्सपर्टीज़ था, तो उन्होंने उस चीज़ में डाला जिनको उनके पता था कि वो हमें अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो जो लड़के कजन्स हैं वो तो नहीं खेलते होंगे कि साथ भाई हमने नहीं खेलना, हमने तो हारना ही है ना, जब आप उनके साथ खेलती होंगी, या कहते हैं क्या है जी मुकाबला हो जाए जरा? पहले जब छोटे थे तब तो मुकाबला कर लेते थे, अब तो उन्हें पता कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया, तो अब तो नाटे पे पड़ेगी गेम, मतलब 0 पे। तो अब नहीं खेलते। अच्छा, प्रेशर आता है जब आप कम्पीट करती हैं इंटरनेशनल से भी? हम जनूबी कोरिया के उस टूर्नामेंट की बात कर रहे थे, तो प्रेशर आता है जब आप देखती हैं बाकी मुल्कों से आई हुई खवातीन प्लेयर्स की? बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने जो है ना काफ़ी ज़्यादा मोर देन 30 कंट्रीज़ में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, और मैंने ताइजू यिंग वर्ल्ड नंबर 1 के साथ भी खेला है। तो जब मेरा उसके साथ मैच था तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि टीम वाले कह रहे थे कि तुम मतलब उसके तो हाथों में इतना झटका है, वो तुम्हें ऐसे डिसेप्शन मारेगी, तुम्हें तो पता ही नहीं चलेगा शटल कहाँ तो और तुम कहीं और होगी। तो तब बहुत ज़्यादा प्रेशर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी अच्छे से खेला और मैंने उसके अगेंस्ट 21-14 एंड 21-17 स्कोर किया। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था, और वो जो मैच था उसका आज तक कितना बेहतर असर होता है आपकी गेम के ऊपर? क्या सीखा उस एक गेम से कि नंबर 1 से आप खेल रहे हैं? मैंने देखा कि मैंने वही जो डिसेप्शन उसके हाथों में, मैंने वो मुझे फील करने को मिला कि हाँ वो ये शॉट दिखा के वहाँ पे करती है, और मैंने उस मैच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेला था। तो जो हमारे सेक्रेटरी थे वो दूसरे मैच में बैठे हुए थे, लड़कों के मैच में एज अ कोच बैठे हुए थे, तो उन्होंने जब देखा मैं उसके सारे शॉट्स उठा रही हूँ और इतने अच्छे से मूव कर रही हूँ, तो वो मेरे को मैच में आने लगे कि मतलब मैं इसको एक गाइडेंस करूँ तो क्या पता ये और अच्छा परफॉर्म करे। तो इतने टॉप प्लेयर्स के साथ खेलकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये एशियन गेम्स 2018 की बात है, तो वहाँ का कोर्ट ही बिल्कुल डिफरेंट होता है, आपको जो विंड होती है उससे एक्सपीरियंस करने को मिलता है, शटल डिफरेंट होती है, तो इन तरह के बड़े टूर्नामेंट्स खेलने का एक्सपीरियंस ही अलग होता है जो आपको आगे भी जाके बहुत मदद करता है। अच्छा, एक तो कोविड ने इन दिनों में, इन सालों में सारे टूर्नामेंट्स को इफेक्ट किया, हर गेम को इफेक्ट किया, तो आपका गेम और आपकी स्पोर्ट भी किसी तरह से इफेक्ट हुई है उसमें? और दूसरा ये कि क्या चैलेंजेस हैं बीइंग अ बैडमिंटन वुमन, अ स्पोर्ट्स वुमन? पाकिस्तान में क्या चैलेंजेस हैं जो कि सामना करना पड़ता है किसी भी लड़की को जो सोचे कि मैंने किसी खेल की दुनिया में अपना नाम बनाना है? कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। जैसे हमारा जो नेशनल चैम्पियनशिप है पूरे 1 साल बाद जाके हुई है। जो लास्ट हमारा टूर्नामेंट, लोकल टूर्नामेंट हुआ था वो 2020 में हुआ था, और अब ये नेशनल चैम्पियनशिप पूरे 1 साल बाद जाकर हुई है। इसके बीच में कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ, और इंटरनेशनल लेवल पे भी जितने वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के टूर्नामेंट्स थे वो भी सारे कोरोना की वजह से कैंसिल हो गए। और बाकी जो लड़कियां हैं पाकिस्तान में, जैसे कि मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट थी, तो मुझे उस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करने को मौका नहीं मिला। लेकिन हाँ, जैसे कि बैडमिंटन में बहुत पॉलिटिक्स है, और जब मैं ऊपर आ रही थी, जब मैं यंगस्टर थी, मतलब एज 16-17 की थी, तो जो हमारी जो सीनियर प्लेयर्स थी ना, तो मतलब उन्होंने पूरी कोशिश की कि मैं जिस कोच से खेलती हूँ उनको मना कर दें, और ताकि वो मुझे ना खिलाएं और मैं अपना गेम लेवल इम्प्रूव ना कर सकूँ। तो इस तरह की पॉलिटिक्स बहुत है बैडमिंटन ये में। पॉलिटिक्स हर जगह है, एंड स्टार्स जो हैं वो इन्हीं पॉलिटिक्स में से निकल कर आगे आते हैं। तो कभी डिसअपॉइंट भी हुई है? हाँ, जब मैं छोटी थी और अगर अपना मैच हार गई किसी की चीटिंग की वजह से, तो फिर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई थी कि अब नहीं खेलना। लेकिन पापा यही कहते थे कि तुमने जो है ना अपना एम नेशनल लेवल नहीं रखना, तुमने एम अपना इंटरनेशनल लेवल रखना है, तुम्हारी सोच होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है जो मेरे पास टैलेंट है ना वो पाकिस्तान के और किसी बैडमिंटन प्लेयर के पास नहीं है। That's a big claim. हाँ, तो क्यों मेरी फिटनेस लेवल अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी है कि मैं लड़कों को भी, बैडमिंटन के लड़कों को भी हरा देती हूँ 5000 मीटर। पढ़ भी रही हैं साथ, अपनी पढ़ाई आपने जारी रखी थी या छोड़ दी थी? हमने देखा कि स्पोर्ट्स में जो बच्चे आ जाते हैं वो फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है इतनी ट्रेनिंग के साथ उसको मैनेज करना। मैंने IBA से 2018 में ग्रेजुएट किया है, और अभी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में ग्रेजुएट किया है, और अभी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, तो वो मैंने भी स्टार्ट किया। तो मैं स्पोर्ट्स और स्टडीज़ को दोनों को साथ लेकर चल रही हूँ। और अभी जब लॉकडाउन था तो मैंने अपने पापा के ऑफिस में भी काम किया, तो मुझे ऑफिस का भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस। मैनेज आपने कैसे किया है? क्योंकि जब आप स्पोर्ट्स कर रहे होते हैं, इवेंट्स आ रहे हैं, आपकी अटेंडेंस कम हो रही होती है, आपके एग्जाम्स हो रहे होते हैं, आप उसमें अपेयर नहीं हो सकते, तो ये मैनेज आपने कैसे किया? आप टूर्नामेंट छोड़ देती थी या बाद में रीसेट एग्जाम्स होते थे?
ये हाँ, IBA ने इस चीज़ में काफ़ी फुली सपोर्ट किया कि जो भी मेरे एग्ज़ाम्स होते मिस हो जाते थे ना, वो उसको दोबारा ले लेते थे और असाइनमेंट्स में भी लीनियंसी कर देते थे कि मैं उनको दोबारा मतलब लेट सबमिट कर Deadline जो है वो। दूँ। हाँ, डेडलाइन मेरे लिए मुझे ये एक्सटेंड कर बताइए देते थे। कि क्यों नहीं सोचा कि आप कोई स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप ले लें, जैसे कि पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं, होता है ऐसे स्टूडेंट्स को बड़ा वेलकम करती हैं, तो ये भी कोई फ्यूचर प्लान का हिस्सा है कि किसी यूनिवर्सिटी में एज स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो आप चली जाएं और वहाँ पर खेलना शुरू कर दें, या पाकिस्तान के लिए ही खेलना है और यहाँ पर ही रहना है? पाकिस्तान, मुझे जो पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा लगाव है, तो मैंने जो भी मतलब इसलिए मैं जब भी बाहर टूर्स पर जाती हूँ ना, तो मेरा होता है कि बस मैं फ़ौरन पाकिस्तान लौट कर आ जाऊँ। मैं बहुत ज़्यादा अपने घर को मिस करती हूँ, पाकिस्तान को मिस करती हूँ और मतलब अपने जैसे लोग नहीं दिखते कहीं बाहर जाके, तो फिर इसलिए मेरा यही है कि मैं पाकिस्तान में रह कर पढ़ूँगी। हाँ, ट्रेनिंग के लिए 1-2 महीने के लिए चली जाऊँगी, जो मेरा प्लान है, लेकिन मतलब कहीं बाहर पढ़ने का नहीं है। और बाकी अगर स्कॉलरशिप की बात की जाए तो अभी ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है, तो ये मुझे BWF ने फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे किया है। Yeah, अपनी अच्छा, फेडरेशन कितना very सपोर्ट कर रही होती है? पाकिस्तान में कोई फेडरेशन काम कर रही है, उनको फंड्स मिल रहे हैं इसके और आपको कुछ सपोर्ट कर पाते हैं, या कोई सपोर्ट नहीं, या खुद से करना? हमारी जो फेडरेशंस हैं उनको ग्रांट्स मिलना तो बंद होंगे, जिसकी वजह से वो लोग ना कैंप्स लगा पा रहे हैं और ना हम प्लेयर्स को इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स पे भेजना चाह रहे हैं। लेकिन जो हमारे बैडमिंटन फेडरेशन के सेक्रेटरी मिस्टर वाजिद अली, तो वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं कि जब मैंने पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज़ 2019 में गोल्ड मेडल जीता था, तो उन्होंने मेरे लिए 1 लाख कैश प्राइस अनाउंस किया था। और उसके बाद जो एशियन ओलंपिक प्रोजेक्ट का सिलेक्शन ट्रेनिंग कैंप था मलेशिया में 2017 में, उन्होंने उसमें मुझे भेजा। पूरे पाकिस्तान में से सिर्फ मैं गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह से उस प्रोग्राम में मैं 3 ईयर्स से उसका पार्ट हूँ। वेरी गुड। अच्छा, व्हाट नेक्स्ट? फ्यूचर प्लान्स जो है वो कहाँ तक का टाइम प्लान किया हुआ है, कौन कौन से इवेंट्स प्लान किए हुए हैं और क्या क्या कुछ प्लान किया हुआ है? अभी मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 133 है एंड टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स आई नीड टू बी अमंग द वर्ल्ड टॉप 100 प्लेयर्स। तो अभी फ़िलहाल मेरा टारगेट है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलूँ और अपनी वर्ल्ड रैंकिंग इंप्रूव करके टॉप 100 प्लेयर्स में आऊँ। लेकिन कोरोना की वजह से जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं वो अभी कैंसिल हुए जा रहे हैं, तो अभी तक मैं प्लान नहीं कर पाई, क्योंकि हर 1 महीने पहले जो है ना टूर्नामेंट अनाउंस होता है कि वो कैंसिल हो चुका है, तो अभी तक मैंने अपने टूर्नामेंट्स प्लान नहीं ठीक किए। है, हमारी लड़कियों को, बच्चियां जो इस वक्त आपको देख रही हैं, जो आइडियलाइज कर रही हैं घर में चिड़ी छिक्का वो सिर्फ खेल सकती हैं छत पर या सहन में, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए एक मैसेज था। मैं यही कहूँगी कि अगर आपका जो पैशन है उसको फॉलो करें, कि अगर आपने सोचा हुआ जो एम है कि मैंने ये बनना है और ये करके दिखाना है, तो आप उसको ज़रूर करें। और रुकावटें तो जैसे हर्डल्स हर चीज़ हर रास्ते में आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग मेहनत करना छोड़ दें। तो कीप वर्किंग हार्ड और जो रिज़ल्ट है वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। वेरी गुड, इट्स वंडरफुल टू हैव यू एंड हमारी दुआएं आपके तमाम आगे मुस्तकबिल के इरादों में कामयाबी के लिए, और बहुत Thank you. शुक्रिया आपके यहाँ पर आने महूर, के बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह करे आप टॉप 100 में आए और पाकिस्तान का नाम मजीद रोशन करें, और यही हमारे रोशन सितारे हैं जिनको सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है। लिए। और ये रोशन सितारा आप भी हो सकते हैं। आपके अंदर कोई ऐसी एबिलिटी या स्किल हो सकती है जिसको सिर्फ आपने ढूंढना है कि आपके अंदर वो क्या खास बात है जो कि किसी और के अंदर शायद ना हो या आपके अंदर ज़्यादा बेहतर हो। बस उसको पॉलिश करें और उसको सामने लेकर आएं। ये जो हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं ना कि उस जैसा बनना है और उसकी तरह करना है और उस जैसी लाइन पे चलना है, यहाँ पे भी गलती होती है बाज़ औक़ात। अच्छा, सोचे समझे बगैर कर देते हैं। खैर, अब हम सोच समझ कर कुछ काम कर रहे हैं। हम हमेशा बात करते हैं फ़ज़ाई आलूदगी की, माहौल ख़राब हो रहा है उसकी बात करते हैं, तो वज़ीर आज़म का बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे से मुताल्लिक एक अहम फैसला सामने आया जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इमरान खान ने अगस्त तक 1 अरब पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर कर दिया और 4 सूबों में शजरकारी मुहिम के दौरान खुद हिस्सा लेने का भी फैसला किया है। ये एक अच्छी पेट्रोनेज मिलेगी इस तरह से इस कैंपेन को। शजरकारी का जो है वो आगाज़, जैसे आपको मालूम है, सीज़न का आगाज़ बाहर के आने के साथ ही हो जाएगा, और ये एक सीज़न जो है इसमें आपने भी पौधे लगाने हैं वैसे। लेकिन मौजूदा हुकूमत की अगर बात करें तो वो 70 करोड़ पौधे पहले ही लगा चुकी है। शजरकारी मुहिम में 35 करोड़ पौधे फरवरी से अगस्त तक लगाए जाएंगे, ये जो शजरकारी का मौसम गुजरेगा। सो वज़ीर आज़म इमरान खान हफ्तावार एक सूबे में शजरकारी की तकरीब में शरीक होंगे, और ये वाटर स्केड्यूल, इसको मीट करना भी बड़ा मुश्किल होगा कि हर मतलब हफ्ते वो एक सूबे में जा रहे हैं और वहाँ पर एक शजरकारी की तकरीब में शामिल हो रहे हैं, ताकि लोगों को इनकरेजमेंट मिले, लोग इस मामले में इस मुहिम का हिस्सा बने और उसमें आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करें। पौधे लगाने का रुझान पैदा करना भी एक बहुत अहम चीज़ है जो वज़ीर आज़म मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। अपनी हर तकरीर में, हर खिताब में इसकी बात भी करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान जल्द सिंध में जो है तकरीब में शरीक होंगे, और ये जो मैंग्रूव्स हैं, मैंग्रूव्स ही होते हैं, इनकी जहरीली आबो हवा जज्ब करके समुद्री आलूदगी से बचाने का ये सबब बनते हैं। और इसके अलावा वज़ीर आज़म पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में जैतून के पौधों की शजरकारी मुहिम में भी हिस्सा लेंगे। जैतून के पौधों के हवाले से हमने शेयर भी किया था कि पाकिस्तान बहुत बेहतर जगह है।
अगर आप टेक ऑफ करें ना इस्लामाबाद से कि कराची से खास तौर पे, और आप यूरोप जा रहे हों तो आप फ़ज़ाई मंजर जो है उसको देखकर आपको पता चल जाता है। आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये मुल्क कितना तरक्की याफ्ता है, यहाँ के लोग कितने सिविलाइज्ड हैं, यहाँ के लोग जो हैं वो कितने कितनी अच्छी जगह है रहने के लिए। आपको ऊपर से ही हमजा इतना खूबसूरत व्यू मिलता है, ग्रीनरी मिलती है, शहरों में उनकी एक बाकायदा प्लानिंग नज़र आती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एरियल व्यू है वहाँ पर बहुत इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता है। और जब भी कोई नया सेक्टर डेवलप किया जाता है ना तो पूरा बुलडोज कर दिया जाता है, वहाँ पे दरख्तों को तो सिरे से उखाड़ दिया जाता है। समझा ही नहीं जाता ना उसको। इस्लामाबाद में बिल्कुल कंक्रीट का जंगल, इस्लामाबाद में G13 के पास से मैं गुजर रही होती हूँ तो दरख्त दिखाई नहीं देते वहाँ पे कि दरख्त भी यहाँ पे चाहिए थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे अंदर ये सेंस मौजूद है। माहिर माहौलियात हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फुल्ला मीर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया सुबह सवेरे पाकिस्तान को आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, कितनी ज़रूरत है आज हमें इस तरह के इनिशिएटिव्स लेने की, जिस तरह वज़ीर आज़म बार बार बात करते हैं, और जब वज़ीर आज़म इमरान खान खुद हर सूबे में जा रहे होंगे तो लोगों को क्या मैसेज जाएगा, इसकी कितनी ज़रूरत है? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं एक ENT सर्जन होने के नाते से मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि रोज़ आपको एक खबर मिलती है कि स्मॉग फैल रहा है, लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से सांस में प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये हैजर्डस लेवल पे हमारा रोज़ ब रोज़ होता जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? दरख्त काट वजह से हो रहा है। हम लोग डिफॉरेस्टेशन, हमने कोई प्लांटेशन ड्राइव तो करी नहीं है पिछले जब से पाकिस्तान बना है। अब हम लोग दरख्त काटते गए हैं और ये सोचा नहीं कि इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हमारे लिए क्या होगा, हमारे फार्मर्स के लिए क्या होगा, हमारे बच्चों के लिए क्या होगा। एयर पोल्यूशन इतनी ख़राब चीज़ है कि हर पाकिस्तानी के 10 साल वो कम कर देती है, हर पाकिस्तानी की। हमारी 18 करोड़ आवाम है, उसके 10 साल कम हो रहे हैं, और इसकी वजह से बहुत सीवियर इम्पैक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। कराची जैसे शहर जो हैं, जो मेगा सिटीज़ हैं आपके, दे आर एट रिस्क ऑफ इन द नेक्स्ट 50 years ऑफ गेटिंग सीवियरली अफेक्टेड बाय ग्लोबल वार्मिंग। पानी अंदर आ जाएगा, शहर जिस तरह अभी आपको कराची शहर नज़र आता है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप बाय द प्राइम मिनिस्टर कि किसी ने ये बात अभी भी लाइटली ले रहे हैं कुछ लोग इसको। बिल्कुल सही है इसको हमें डॉक्टर सैफुल्लाह, ये जो होता है ना कि आता है लाहौर बदतरीन शहर है माहौलियाती आलूदगी के लिहाज से, पिछले हफ्ते तो रहा है, और इसका क्या असर आता है कि ये लोगों को लगता है कि हमारा तो मसला नहीं है, ये हवा तो सभी उसमें सांस ले रहे हैं, कोई बात नहीं, हम भी सबके साथ हैं। और दूसरा ये कि इस तरह की कैंपेन्स अनाउंस कर दी जाती हैं, सिर्फ पौधा लगाना नहीं होता, पौधे को चलाना भी होता है, उसकी निगहदाश्त भी बड़ी ज़रूरी होती है। सो हमारे यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं ये नहीं उस तरह से मौजूद हैं कि हम जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें, हम उनको कह दें कि आपका ये जोन है, इस जोन में आप जो है जिम्मेदार हैं कि इतने पौधे होने चाहिए, ये जंगल महफूज होना चाहिए, यहाँ पे ग्रीनरी जो है रिस्टोर होनी चाहिए। इस तरह की चीज़ों के बारे में नहीं सोचा जाता। जी बिल्कुल नहीं सोचा जाता। हर कोई अपने मफाद को देखता है। जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं वो अपने मफाद को देखती हैं, वो ये नहीं देखती कि हमारा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। वो अपना 5 year प्रॉफिट देखते। दे डोंट थिंक इन 50 years कि हम लोग बच्चों के लिए क्या चीज़ छोड़ के जा रहे हैं इस दुनिया से। तो उसको टैकल करने के लिए हमें जो वी नीड टू गिव देम मे बी इंसेंटिव्स कि आपको टैक्स में छूट दी जाएगी कि अगर आपका कार्बन एमिशन ज़ीरो होगा, कार्बन एमिशन आपका ज़ीरो होगा तो आपका जो है क्या कहते हैं, आपको टैक्स छूट दी जाएगी, तो आपको टैक्स एफिशिएंसी दी जाएगी ताकि आप इंसेंटिवाइज करें। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न भी एक्ट करना पड़ेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा हम बैठे हैं, हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे इस दुनिया के बतौर पाकिस्तान। हम लोग एक अच्छा पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे या अपने कैपेसिटी में एक बुरा पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे, ये तो हमारे हाथ में है। बिल्कुल अगर बच्चों को इस डॉक्टर साहब ये हमें बताएं कि अगर दरख्त अभी लगाए भी जाएंगे तो हमें फौरी जो है इसका फ़ायदा भी नहीं होगा, असरात भी नहीं मिलेंगे, तब तक हमें क्या एहतियात करनी है? लोगों को क्या बताएंगे कि माहौलियाती आलूदगी है, ख़ास तौर पर जिन शहरों का हम जिक्र बार बार करते हैं, हमें इंडेक्स में पता भी चलता है, वहाँ के लोगों को क्या एहतियात करने की ज़रूरत है? देखिए, उनको जो एहतियात करने की ज़रूरत है कि वो अपने एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल्स चेक करें। अगर वो वेरी वेरी हैज़र्ड और एक पॉइंट एक ऐसा आता है वो अनमेजरेबल हो जाता है, जो अक्सर लाहौर में हो चुका है। 450 के बाद जो है
थोड़ा सा ऊपर जाए तो वो अनमेजरेबल हो जाता है। और हमने इस पे एक शो भी करा था कि ये क्यों होता है और इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। और उस पे जो है हमने जो बात डिस्कस करी थी कि हमारा जो फार्मिंग मेथड है, हम लोग जो क्रॉप्स काटते हैं और फिर जला देते हैं, उसके 2 नुकसान आते हैं। पहली बात यह है कि आपकी जो ज़मीन जब आप उसको जलाते हैं तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। सिंपल ये चाहिए कि वुड चिपर्स या कुछ ऐसा करें कि ये जो फसल की जो रूट्स हैं उसको यूटिलाइज करें फॉर फर्टिलाइजेशन पर्पसेस। प्लांट मोर ट्रीज ताकि आपकी एरिड लैंड कम हो और आपकी जो तब तक हम सिर्फ मास्क पहन के फिरें डॉक्टर साहब और समझे कि हम बच गए। जो अस्थमा है और बहुत सारी सांस लेने की बीमारियां हैं, उनको तो बहुत ख्याल करना ही पड़ेगा एट ऑल टाइम। एनवायरनमेंट को इतना देखा नहीं है और हम लोग जिस तरह फार्मिंग करते हैं वो इररिस्पॉन्सिबली हम लोग अपनी चीज़ों को ज़ाया भी करते हैं और उसमें पोल्यूटेंट्स भी क्रिएट कर रहे हैं। सो वी नीड टू टेक केयर। ठीक है डॉक्टर सैफुल अमीर साहब, बहुत शुक्रिया। आप सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। ये मामला जिस तरह फ़र्क कह रही थी ना कि लोग सोचते हैं कि सारों के लिए है, ये तो सबके लिए हो रहा है, तो हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने लिए सोचने की ज़रूरत है। और फिर अपनी गाड़ियाँ, अपनी मोटर बाइक्स जो हैं उनको देखिए, लोगों के लिए भी सोचने की ज़रूरत है। इतना धुआं वो छोड़ रही होती हैं, आपको कह दिया जाए तो गुस्सा कर जाते हैं आगे से। इतना टॉर्चर होता है हमजा। आप वॉक के लिए जाएं, मुझे मतलब सांस नहीं लिए जा रहा होता। और लाहौर में बहुत ज़्यादा मसला होता है। इस्लामाबाद जाके थोड़ा सा आप निस्बतन बेहतर फील करते हैं, लेकिन ये कि हमें इन इश्यूज़ के ऊपर विजिलेंट होना पड़ेगा, वरना हम अपने बच्चों के लिए जितने मर्जी शानदार घर बना लें, जब सेहत ही उनकी नहीं होगी, जब इस फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से उनकी जहानत, उनकी जहनी सलाहियत, उनकी ताकत, जिस्मानी ताकत, उनकी ग्रोथ, सब चीज़ें मुतासिर हो रही होंगी, तो क्या फ़ायदा है कि हमने उनके लिए क्या। और ये डरते सिर्फ एक बात सही है, वो रिसर्च हमने आपके साथ शेयर की थी कि 7 साल तक आपकी उम्र जो है वो कम हो जाती है इस फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से। तो 7 साल हो जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसा मतलब आप सोचे कि आप व्हाट एल्स, आप ये सिर्फ सांस का मसला नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं। चलिए हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान और एक नज़र डालेंगे टॉप स्टोरीज पर। हुकूमत ने अपोजिशन के बजाय अवाम को रुलाना शुरू कर दिया। कभी अवाम पर पेट्रोल बम से हमला तो कभी महंगी बिजली के झटके। 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफे का इम्कान। हुकूमत ने गुज़श्ता चंद रोज में बिजली की कीमत में 3 बार इजाफा किया। बिजली का यूनिट 14 रुपए 38 पैसे से बढ़कर 16 रुपए 33 पैसे का हो गया। पाकिस्तानी बासमती चावल दुनिया भर में खुशबू और जायके की वजह से मशहूर, मगर पाकिस्तान से बैरून मुल्क भेजे जाने वाले बासमती चावलों के ऑर्डर में कमी। मौजूदा माली साल के पहले 6 माह में बासमती चावल की बरामद में 38% कमी देखी गई। रेगुलेटरी मुश्किलात ने बासमती चावल की बरामद को मुश्किल बना दिया। तहकीक के शोबे में कमी की वजह से भी बरामद मुतासिर हुई। सहराए थर में मौत का रक्स जारी। गुर्बत, अफलास, मौशरती नाहमवारियों की वजह से थर में खुदकुशियों में तेजी से इजाफा। 13 माह के दौरान 125 से जायद हालात के सताए खवातीन और मर्द ने जिंदगी से मुंह मोड़ लिया। सिंध सरकार कब होश के नाखून लेगी? हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां और लाजमा शायर मिर्जा गालिब को हमसे बिछड़े 152 बरस बीत गए। सुखनवरी के महताब गालिब का अंदाज सबसे जुदा। शायरी में सादगी के कमाल ने गालिब को जमाने में यकता कर दिया। जी तो टॉप स्टोरीज आपने जानी और अब हम बात करेंगे उस मसले की जो हर पाकिस्तानी के साथ जुड़ा हुआ है और हम परेशान होते हैं। अब 15 रोज़ बाद परेशान होते हैं, पहले 30 रोज़ बाद परेशान होते हैं। हाँ, अब हम हर 15 रोज़ बाद परेशान होते हैं और इतना परेशान होते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि हम जाएं कहाँ। लेकिन हुकूमत जो है वो जिसे कहते हैं ना, वो वज़ीर-ए-आज़म ऐलान किया करते थे मैं इन्हें रुलाऊंगा, तो लोग अब ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने अपोजिशन के बजाय अवाम को रुलाना जो है वो शुरू कर दिया है। कभी अवाम पर पेट्रोल बम फेंका जाता है, कभी बिजली गिराई जाती है, खाने पीने की अशिया की कीमतें वैसे ही हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हैं। पहले प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं वो ली गई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, अब फिर वापस दी जा रही हैं। समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से इस महंगाई के जिन को बोतल में बंद किया जाए। ये जिन है कि काबू में ही नहीं आ रहा। चलें आप खबर भी उनको सुना दें कि जो सबको पता है, सबको पता। हाँ, ये भी पता है कि कितना बढ़ना है।
नहीं, मुझे लगता है कि ये पहले कह दिया जाता है कि इतना बढ़ेगा, फिर थोड़ा कम बढ़ाया जाता है और फिर कहा थोड़ा जाता है कम देखें बढ़ाया जी कि जाता है। रिलीफ दिया गया ना आपको। खबर यह है कि कल यानी 16 फरवरी से मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान है और ज़राए के मुताबिक ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी गई है। और कितने रुपए इजाफे की तजवीज़ की गई है? 16 रुपये तक महंगा करने की तजवीज़ दी गई है, लेकिन जो सुनने में आ रहा है, जो बाखबर लोगों ये कह रहे हैं कि 4-5 रुपये तक तो बढ़ ही जाएगा। ये जो कि हमें पिछली हिस्ट्री से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं। डीजल जो है वो 14 रुपये 75 पैसे तक महंगा करने की तजवीज़ दी गई है। और अगर डीजल महंगा हुआ, भले वो थोड़ा सा भी और महंगा हुआ, एक पैसा भी क्यों ना हुआ, लोगों ने तो ऐसे बढ़ाना रेट्स। आप कैसे सोच सकते हैं कि सब्जी सस्ती होगी, अंडे सस्ते होंगे, मुर्गी सस्ती होगी, फिर आप उनको कैसे शिकवा करें? जब उनके इनपुट से हर चीज़ जो है वो बढ़ जाएगी तो फिर जाहिर है कीमतें बढ़ेंगी। 3 बार जो है महंगी की गई है बिजली, और बड़ा कमाल उसमें ये हुआ कि पहले जो है वो महंगी की गई ये कह के कि जी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है 1 रुपया 53 पैसे, फिर उसके बाद सेमाही जो है इंक्रीज होता है उस पे पैसे जो है बढ़ाएंगे। और अगर पिछले कुछ 6 महीने की बात करें तो तकरीबन 6 रुपये जो हैं वो बढ़ चुके हैं। 2 रोज़ पहले वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा ने बिजली 1 रुपये 95 पैसे महंगी की मंजूरी दी थी और 200 अरब रुपए का सार्फिन पर इजाफी बोझ पड़ा है। और जुल्म की बात यह है कि फैसले का इत्तलाक 50 यूनिट तक वाले गरीब सारिफीन पर भी कर दिया गया है। यकसा होगा। ऊपर तले इजाफे के बाद बिजली का फ़ी यूनिट 14 रुपये 38 पैसे से बढ़कर 16 रुपये 33 पैसे तक जा पहुंचा है। और जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं, डीजल की प्राइसेस बढ़ती हैं, तो हम देखते हैं कि हर चीज़ की कीमत बढ़ा दी जाती है। ट्रांसपोर्टेशन क्योंकि महंगी हो जाती है तो फिर हर चीज़ में हम इजाफा देखें। बिल्कुल सही सवाल से बातचीत करेंगे। माहिर खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम शहजाद साहब, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। अब तो समझ में नहीं आता कि बार बार क्या आपसे पूछें कि हर 15 रोज़ बाद पेट्रोल महंगा करते हैं। क्या आलमी मार्केट में भी हर 15 दिन बाद पेट्रोल जो है महंगा हो जाता है? जो हुकूमत मुसलसल पेट्रोल की कीमतें इजाफा करती चली जा रही है, और कहाँ पे जाके रुकेगा? जो बाखबर लोग हैं वो तो ये भी कहते हैं कि जब तक डॉलर की प्राइस के बराबर नहीं आएगा ये इजाफा जारी रहेगा। तो इसका मतलब है क्या 160 रुपये पे हम जाके पेट्रोल खरीदेंगे एक वक्त पे? जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, अभी इंटरनेशनल मार्केट में रिसेंटली ऑयल बढ़ा है और पिछले कोई अगर आप 1-2 महीने का अगर अंदाज़ा देखें तो तकरीबन कोई 5 से 8 डॉलर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है ऑयल। बट उसके साथ साथ कोई इतना ज़्यादा इंक्रीज़ जो है वो जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं यानी कि पेट्रोल डीजल, इनकी भी एक मार्केट है। ये सिर्फ एक तो क्रूड ऑयल होता है जिसे हम मंगवा के या यहाँ से एक्सप्लोर करते हैं और उसको रिफाइन करते हैं, उसमें पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, फर्नेस ऑयल जो है वो बनाते हैं। तो जो इंटरनेशनल मार्केट में उसमें भी इनकी भी एक प्राइसेस जो है उनका भी एक जो है वो ट्रेंड होता है। तो देखें, यहाँ तक इंक्रीज़ की बात है तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ तो नहीं हुआ है, क्योंकि हिस्टोरिकली हमने देखा है कि 100 डॉलर से ऊपर भी प्राइसेस गई, 150 डॉलर तक भी करीब पहुँची। बट इंक्रीज़ इतना ज़्यादा नहीं था। उसकी 2 वजूहत थी कि ओवर द पीरियड जो है हमारा जो रुपी है उसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है कमी हुई। मैं आपको एक नंबर बताता हूँ, 2005 में जो डॉलर था वो 59 रुपीज़ का था, यानी कि 1 रुपया कम 60 रुपये का जो है वो डॉलर था। आज जो है 100 रुपये ऐड कर लें आप, उसमें 159 रुपये का डॉलर है। तो आप 100 रुपये देखें डॉलर में जो है इजाफा हुआ है, जिसकी एक बड़ी वजह ये भी होती है अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आता है। दूसरी बात यह है कि देखें, टैक्सेस का पोर्शन जो है हमारी ऑयल प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी मुल्कों में होता है, इंडिया में भी है, हमारे यहाँ भी जो है काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस का पोर्शन है। जैसे कि PL हमने लास्ट टाइम बात की थी, पेट्रोलियम लेवी 21 रुपये आज भी जो है 1 लीटर 21 रुपये पेट्रोलियम लेवी है। वो सेल्स टैक्स और दूसरी जो टैक्सेस हैं वो अलग हैं। तो देखिए, टैक्सेस का अगर 40-45% टैक्सेस अगर होंगे पेट्रोल की प्राइस में, डीजल की प्राइस में, तो फोर्स ये फिर आपको इंक्रीज नज़र आएगा। और आप जो पहले बात कर रहे थे कि प्राइस शायद इतनी बढ़ाई ना जाए, बताया ज़्यादा जाता है ताकि एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो ज़्यादा साइकोलॉजिकली, और फिर जब आप 5 या 6 रुपये बढ़ाएं एक्चुअली तो वो आपको लगे कि जी इसमें एक्चुअली रिलीफ दिया गया, बढ़ाया नहीं गया। तो मेरे ख्याल में प्राइसेस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी। बट ये कि, और आप एक और मैं पॉइंट ऐड करता हूँ, डॉलर की जो बात हो रही थी अभी कि जो है उसका इम्पैक्ट कैसे आता है, तो अभी तो इनफैक्ट डॉलर जो है वो नीचे आया है इंटरनेशनल लोकल मार्केट में, यानी कि जो रुपी है वो रुपी अगेंस्ट डॉलर आपका अगर पैरिटी देखें तो 158 के पास आ गया है तकरीबन, जो पहले 161-62 के करीब चल रहा था। तो एक्चुअली तो इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होना चाहिए हमारी सारी इंपोर्ट्स पे, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि थोड़ी सी ग्रोथ होती है, इंपोर्ट शुरू होती है, तो हम फिर वही
डेफिसिट पे चले जाते हैं, हुकूमत को जो है ये सारी प्राइसेस आवाम पे डालनी पड़ती है। तो ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं जिनको ठीक चाहिए। ठीक है खुर्रम शहजाद साहब, अगर आलमी मार्केट में तेल महंगा हो जाता है तो फिर हुकूमत बेचारी करे तो करे क्या? हम हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं, हुकूमत की फिर इसमें क्या गलती है? वो भी ज़रा हमें भी समझा दें, अवाम को भी समझा दें, हुकूमत कैसे जो है ये बम गिरने से बचा सकती है? देखिए, एक तो टैक्सेस में जो है वो बेतहाशा इजाफा नहीं होना चाहिए। टैक्सेस वहाँ से लेने चाहिए जहाँ से बनते हैं। जो टैक्सेस नहीं देते, आज भी जो है आपके यहाँ कितने ऐसे शोबाजात हैं जो टैक्सेस नहीं देते, रजिस्टर ही नहीं होते और अनडॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है आपके यहाँ, तो उसको ठीक करना चाहिए ना। वो एक आपका बर्निंग इशू है कि टैक्सेस नहीं है आपके यहाँ, और जो टैक्सेस होते भी हैं तो वो सही तरीके से स्पेंड नहीं होते। जो फिर आप देखें ना, आपका जो बजट है, बजट में 4 ट्रिलियन रुपीस का आपका टैक्स आता है, जिसमें 1.5 to 1.6 ट्रिलियन के करीब जो है आपका डिफेंस जाता है, फिर आपका डेट सर्विसिंग चली जाती है तकरीबन कोई 3 ट्रिलियन के करीब, फिर सूबों को जाता है। तो और डिफेंस और डेट जो है ये दोनों तो पूरे फेडरल के लिए, पूरे मुल्क के लिए है ना, और प्रोविंसेस इसका जो है वो ये कह लें कि इम्पैक्ट नहीं लेते इस पे। तो ये थोड़ी सी डिसबैलेंसिंग चीज़ है। 18 अमेंडमेंट के बाद प्रोविंसेस को भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि कैसे इसका बर्डन लें और कैसे मिल के काम करें। तो मेरे ख्याल में टैक्सेस का कम होना, बल्कि टैक्सेस का होना, इनफैक्ट उसका सही तरह से स्पेंड ना होना, और फिर उसके स्पेंड ना करने की वजह से फिर डेट लेना और डेट पे डेट चढ़ते जाना, इसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर आप IMF के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाएं, बिजली की प्राइसेस बढ़ाएं, टैक्सेस बढ़ाएं, अपनी रुपये को डिवैल्यू करें, तो सारा इम्पैक्ट स्ट्रक्चरल इश्यूज जो है आना शुरू हो जाते हैं। तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। ये पेट्रोल की प्राइसेस आपको बढ़ती नजर आएंगी, जब बढ़ेंगी नीचे होंगी तो वो नीचे शायद ना की जाए, और यही हाल आपकी मार्केट्स में भी है कि सही तरीके से चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। तो जिसका जितना मर्जी करता है प्राइस बढ़ाता है, वो कम नहीं करता, बल्कि कम तो होती ही नहीं है, प्राइस कम से कम बहुत कम होती है, इनफैक्ट बढ़ती ज़्यादा से। तो प्राइस टैक्स को रखना, कंट्रोल रखना, प्लस अपने फाइनेंसेस को सही करना, स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स को हैंडल करना, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज बनाना, ये सारा काम नहीं होगा, आपको ये जो है बर्डन आता रहेगा और महंगाई में इजाफा होगा, और महंगाई में इजाफे का मतलब है गुर्बत, और गुर्बत आपकी जो है बढ़ती रहेगी। नहीं तो ये भी बता दीजिएगा खुन साहब कि ये हल करना किसकी जिम्मेदारी है? स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जो है कब तक हम ये रोना रोते रहेंगे? पहले तो हमें बताया गया पिछले हुकूमतें चोर थीं, और चूंकि वो चोर थी इसलिए स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जो हैं वो उन्होंने क्रिएट किए, और वो जो हैं अब तो चोर नहीं है। तो अब ये कब तक हम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जो है वो लेके चलेंगे? लाइन लॉसेस हम कवर नहीं करते, महंगाई और बिजली में हम मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। मुझे बताइए, एक शख्स जिस बेचारे ने अपनी फ्यूल की कीमत रखी भी है कि मैंने महीने का जो स्पेंडिंग है मेरी वो होगी 1000 रुपया, वो कहाँ से 2000 ले जाए जबकि उसकी जो आमदन है वो नहीं बढ़ रही? तो इन तमाम मसाइल का हल भी तो हुकूमत को निकालना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये डबल एज सॉर्ड है कि एक तरफ आपकी नौकरी अगर इतनी नहीं है, पेंडेमिक का भी इम्पैक्ट अभी भी है, और दूसरी तरफ आपके यहाँ महंगाई में इजाफा और फूड में इजाफा होता आया है। अब जाके थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुई हैं चीज़ें, सब्जी वगैरह की कीमतें बेहतर हुई हैं, बट ओवरऑल जो है ये डबल एज सॉर्ड है कि एक तरफ से नौकरी उस तरह से नहीं हो रही, या अर्निंग उस तरह से नहीं बढ़ रही, इनफैक्ट नीचे आ रही हैं, और दूसरे एंड पे आपके यहाँ फूड इन्फ्लेशन में इजाफा। तो ये महंगाई का जो है वो ये दो धारी तलवार है। दूसरी बात आपने जो कही, देखिए इसमें दो चीज़ें, एक तो ये कि होना क्या चाहिए, और एक ये क्या होगा। एक्सपेक्टेशंस अपनी हमें सही रखनी चाहिए। जो इस वक्त जो है वो सेटअप चल रहा है वो फायर फाइटिंग में लगा हुआ है, अपनी नैरेटिव को जो है सीधा करने में लगा हुआ है, और जो है ना वो अपोजिशन के साथ बहुत ज़्यादा इंटेंगल्ड है, बहुत ज़्यादा एंगेज्ड है। तो इसको परफॉर्मेंस डिलीवरी की तरफ आना चाहिए, नंबर 1। इसी का काम है करना, इसी का काम है चेंजेस लाना, इसी का काम है लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाना, इसी सेटअप का काम है। ये हर हुकूमत का जो है वो फर्ज बनता है कि वो अगर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आती है आवाम के साथ, तो उसको वो चीज़ दे जो वो आवाम चाहते हैं, और या आवाम को क्या मिलना चाहिए। दूसरी बात ये क्या होगा एक्चुअली रियलिस्टिकली होगा क्या, कि 5 साल आपके वैसे ही जाएंगे। आप इसको ना एक्सपेक्ट करें कि जी ये इसमें सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसमें फायर फाइटिंग होगी। एक्सपेक्टेशंस पहले बिल्ड की गई थी, वो गलत की गई थी, पॉलिटिकल स्टेटमेंट ज्यादा थे, लेकिन ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट ना करें कि 5 साल में कुछ होगा। ये अगले 5 साल भी शायद आपके जाएं, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत गंभीर है। ऐसा नहीं है कि आपके 2-2.5 साल में होगा, लेकिन डायरेक्शन होनी चाहिए। नेचुरली आपके यहाँ पॉलिसीज उस मयार की बननी चाहिए, होनी चाहिए, ताकि आपको ये पता चल जाए एटलीस्ट कि डायरेक्शन हमारी सीधी हो चुकी है, और आने वाले जो 5 साल, 8 साल, 10 साल हैं उसमें एटलीस्ट हम ये प्रॉब्लम नहीं देखेंगे जो हम पिछले 15-20 सालों में देखते हैं। तो मेरे ख्याल में ये दो चीज़ें हमें सामने रखनी चाहिए, तो फिर कहीं जाके जो है वो बेहतर। बिल्कुल ठीक है खुर्रम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से कर रहे थे, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा जो थी लोगों की वो बंदवा दी गई थी, और वो फिर सियासी नारे साबित हुए हैं, और अब ये सूरत हाल है और हालात इतने गंभीर हैं कि अगले 5 साल भी शायद हमें इसी तरह से रहना पड़े। हाँ, लेकिन अब तो हमें बता दिया गया है कि सुकून सिर्फ कब्र में है, सो उसको हमें वहीं पे ढूंढना और तलाश करना। ये जो इशू अगला, इसके बारे में बात करेंगे। अगले इशू पे जाने से पहले वो आपने कहा ना पेट्रोल महंगा हो जाता है, एक बंदे की तनख्वाह नहीं बढ़ी होती, तो वो इसी तरह से किसी सपोर्टर से पूछा गया कि जी कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता इतना पेट्रोल महंगा हो गया? कहता नहीं, हम पहले भी 50 का डलवाते थे, अब भी 50 का डलवाते हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता।
वो कितना अच्छा, महंगा लेकिन हो वो गया। देखे ना बेचारे वो जो थे सरकारी मुलाजिमीन, उनके ऊपर एक्सपायर्ड टीयर गैस जो है वो फेंकी गई, इसलिए वो भी तो यही मांग रहे थे, जब इतनी चीज़ें बढ़ रही हैं तो हमारे भी कोई चीज़ें मामलात जो है बेहतर कर दिए जाएं। नेक्स्ट इशू पे जाने नेक्स्ट दीजिए। इशू पे जाइए प्लीज। पाकिस्तान बासमती चावल जो है दुनिया भर में खुशबू और जायके की वजह से शोहरत रखते हैं। हम सब जानते हैं कि ये कितने जायकेदार हमारे चावल होते हैं, इनका जितना ये लंबे हो जाते हैं, जिस तरह की इनकी खुशबू है वो पूरी दुनिया में हमें बहुत कम देखने सुनने को मिलती है। लेकिन अफसोसनाक बात अब ये है हमजा कि बैरून मुल्क भेजे जाने वाले बासमती चावलों के ऑर्डर में गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान जो है कमी वाक़ई हुई है। हाँ जी, और पाकिस्तान ने मौजूदा माली साल के पहले 6 माह में मजमूई तौर पर गुज़श्ता साल के इन्हीं 6 माह के मुकाबले में 10% कम चावल बरामद किया। और सरकारी आदादोशुमार की हम बात करेंगे और उनके मुताबिक माली साल के पहले 6 माह में पाकिस्तान से बासमती चावल की बरामद में 38% तक कमी वाक़ई हो गई। और ये जो बरामद है इससे इसकी ज़्यादा कीमत के साथ साथ इस पर तहकीक के शोबे में जो कमी है उसकी वजह से भी ये बड़ी मुतासिर हो रही है। हमारी बरामद चावल के एक्सपोर्ट से जुड़े अफराद जो है उनका ही कहना है कि बासमती चावल की बरामद के शोबे में भारत आगे निकल गया। उसकी वजह कि इनकी आलमी मंडियों में कीमत भी कम है, नई इकसाम और पुरानी इकसाम के बयार को बरकरार रखने के लिए तहकीक भी उन्होंने की हुई है, और पाकिस्तान से चावल की बरामद में हायल रेगुलेटरी मुश्किलात ने भी बासमती चावल की बरामद को मुश्किल बना दिया। और ये कभी एक ऐसे वक्त में वाक़ई हुई है जब पाकिस्तान और इंडिया यूरोपीय यूनियन में बासमती चावल के जोग्राफियाई इंडिकेशंस के जो हकूक है उस पर एक दूसरे के आमने सामने, और जहाँ तक मेरी इतला है पाकिस्तान को मिल गया, GIT टैग जो है वो मिल गया है। लेकिन पाकिस्तान सालाना 70 लाख टन से ज़्यादा का चावल पैदा करता है, जिसमें 40 लाख जो टन है वो बरामद कर दिया जाता है, और जबकि बाकी जो मांदा रह जाता है वो मुल्क में ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दोनों जगह पर एक तो आपकी एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं लेकिन कीमतें पाकिस्तान के अंदर भी कम नहीं हुई हैं, तो ये एक हैरत की बात है। इसी पर बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राइस एक्सपोर्टर शमसुल इस्लाम साहब। शमसुल इस्लाम साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान की भारत के मुकाबले में बासमती चावल की बरामद क्यों कम हुई है? बुनियादी वजूहात आप क्या समझते हैं? क्या सिर्फ कोरोना की वजह से ऐसा हो गया? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। कोरोना ने इससे ऊपर कोई असर नहीं डाला, बल्कि कोरोना के बाद से तो डिमांड बढ़ी थी हमारी। पाकिस्तान में आपको पता है कि बेसिकली 4 कैश क्रॉप्स हैं, जिनमें वीट है, कॉटन है, शुगर केन और राइस। ये जो ऊपर जो पहले बताई है 3 क्रॉप में मुसलसल डिक्लाइन हो रहा था, लेकिन राइस की वो वाहिद क्रॉप है जिसमें हर साल जो है प्रोडक्शन बढ़ रही है। लास्ट ईयर जो 7.2 मिलियन टन की प्रोडक्शन थी, तो इस दफ़ा 7.7 मिलियन टन की प्रोडक्शन हुई है। और डिस्पाइट इसके कि प्रोडक्शन बढ़ गई, प्राइसेस जो है जब फार्मर ने हार्वेस्टिंग की और पैडी मार्केट में बेची तो उसको ऑन एवरेज जो है वो $300 पर टन के हिसाब से पैडी की प्राइस मिली। अब $300 पर टन की पैडी की प्राइस को चावल को बना के उसको जो है $850 से $900 $1000 तक पहुंचा दिया गया है। और उसकी बेसिक मेन वजह यह है कि इसमें वो एलिमेंट जो होर्डिंग करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, जैसे आपको पता है कि गंदम की भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है और गंदम के बाद चावल जो है वो सेकंड स्टेपल है पाकिस्तान में, अब काफ़ी खाया जाता है। तो उन होर्डर्स ने उसकी होर्डिंग की और सीज़न स्टार्ट होते ही होर्डिंग शुरू हो गई और उससे प्राइसेस जो है कई गुना बढ़ गई। डिस्पाइट इसके कि इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारा कंपटीटर है, सोलो कंपटीटर, वहाँ पर प्राइसेस कम हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि आपको पता है कि क्रॉप साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, तो उस वजह से होर्डर ने होर्डिंग की और आज जो है पाकिस्तान की प्राइसेस जो है इंटरनेशनल मार्केट में अपने कंपटीटर के मुकाबले में, इंडिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड वाइड जो है कोविड ने लोगों की इनकम पे असर डाला और वो अब सस्ता चावल ढूंढते हैं, तो सस्ता चावल देखने के लिए उनको अल्टरनेटिव इंडिया से मिल जाता है, तो वो फिर वहाँ पर अपने ऑर्डर पास ऑन कर रहे हैं। वहाँ उनकी एक्सपोर्ट बढ़ गई और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम हुई। और इसमें एक और हुकूमती पॉलिसी का भी दखल है जो कई सालों से, अगर आप देखें तो 2008-9 में जो है हमने तकरीबन 12 लाख टन बासमती चावल एक्सपोर्ट किया था, जो अब तकरीबन आधा हो गया है, कोई 6-6.5 लाख टन के करीब आ गया है। और उसमें वजह यह है कि मुसलसल स्टेट बैंक की तरफ से एक रिफाइनेंस पॉलिसी जो है वो चावल में दी जाती है, जिसका मेन पर्पस जो है पॉलिसी का वो ये है कि वैल्यू एडिशन को प्रमोट किया जाए। लेकिन बासमती में चावल में आपको पता है कि वैल्यू एडिशन सिर्फ धान से चावल बनाया और उसको प्रोसेस कर दिया तो इतनी वैल्यू एडिशन नहीं होती। लेकिन वो 3% पे मिलने वाला जो लोन है उसको बहुत से लोग मिसयूज़ करते हैं और उसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो गई। कुछ साल पहले बासमती जो है वो 50 रुपए किलो मिलता था, आज अगर आप मार्केट में लेने जाएं तो आपको 150, पौने 200 रुपए किलो चावल मिलेगा। तो ये डबल एज आपके साथ सोर्ड ने काम किया है इस रिफाइनेंसिंग ने, कि ना सिर्फ एक तरफ तो लोकल मार्केट में चावल की कीमत बढ़ाई है बल्कि आपको इंटरनेशनल मार्केट से भी आउट कर दिया है। ठीक है शमसुल इस्लाम साहब,
हमें ये भी मालूम है कि इंडिया जो है वो ये GIT टैग हासिल करने के लिए कितना उन्होंने सरधड़ की बाजी लगाई हुई थी। वजह ये है कि हमारे यहाँ से पिंक सॉल्ट वो उठाते हैं, अपना टैग लगाते हैं और पूरी दुनिया में अपने नाम से बेचते हैं। यही वो हमारे बासमती चावल के साथ भी करते हैं कि यहाँ से भी लेते हैं और अपने टैग और अपने नाम के साथ जो है वो दुनिया में सेल करते हैं। एक तो इस मामले के बारे में बताइएगा, और दूसरा मैंने खुद भी बाहर जाके ख़रीदा है, तो जो एक आपको होता है ना स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके तहत ना हमारी पैकेजिंग उस क्वालिटी की है, ना हमारी क्वालिटी एश्योरेंस उस तरह की है, ना हमारे यहाँ राइस पॉलिश का वो कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ ना वेराइटीज़ हम उस तरह से उनको मार्केट करने की जो है स्ट्रेटजी हमारे पास मौजूद है। तो ये लैकिंग्स भी तो हमारे यहाँ पर है कि गवर्नमेंट एंड पे है या फिर राइस एक्सपोर्टर्स के एंड पर है। देखिए जी, नो डाउट मार्केटिंग हमारा मेन इशू रहा है और राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ने इसके ऊपर काम सीरियसली नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर जो एसोसिएशन में डोमिनेट लोग करते हैं वो बासमती में इतना काम नहीं करते, ज़्यादा नॉन बासमती में वो काम करते हैं। तो एक मार्केटिंग कैंपेन जो एसोसिएशन लेवल पे होनी चाहिए थी कि हमारा बासमती चावल दुनिया का बेहतरीन क्वालिटी का चावल है, उसके अंदर खुशबू है, वो ट्रेडिशनल वैरायटी है। जबकि इंडिया का मैं आपको बताता जाऊँ कि जो चावल वो मार्केट कर रहे हैं एज ए बासमती पूसा 1121, वो बासमती असल में नहीं है, उसके अंदर ना खुशबू है ना जायका है, सिर्फ वो लुक्स लाइक लॉन्ग ग्रेन और आपको बासमती चावल नजर आता है, लेकिन वो बासमती असल में नहीं है। और ये अवेयरनेस हमारी रीप ने क्रिएट करनी थी थ्रू मीडिया कैंपेन। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, तो छोटे छोटे क्लिप्स बना के रीप को इसकी मार्केटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। और उसका रिजल्ट ये निकला कि कंज्यूमर क्योंकि इनोसेंट है, अब जनरेशन चेंज हो रही है, हमारी जो मदर्स को पहचान थी चावल की, वो नई नस्ल को इतनी पहचान नहीं है, तो वो लंबा दाना देख के बासमती चावल समझ के ले आते हैं। हालांकि उनको जो है इंडिया कंज्यूमर को चीट कर रहा है, इनोसेंट कंज्यूमर को चीट कर रहा है और उनसे प्राइस भी वो ज़्यादा लेता है। जो नॉन बासमती जो $400-500 की होनी चाहिए उसको वो $700-800 में बेच देता है। यही पाकिस्तान का जो है अच्छी क्वालिटी होती है, लेकिन उसके बावजूद उसको वो प्राइस नहीं मिलती, क्योंकि सामने कंपेटिटर जो शेल्फ पे प्रोडक्ट रख के बैठा हुआ है उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान में पैकेजिंग वाकई इतनी इंप्रूव नहीं हुई, उसकी मेन रीज़न ये है कि पाकिस्तान में पैकेजिंग इंडस्ट्री इतनी डेवलप ही नहीं हुई। अगर आप चंद गिनती की बहुत अच्छी पैकेजेस कंपनीज को देख लें तो उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट आपको इतनी ज़्यादा पड़ती है। फिर उनसे अगर आप ऑर्डर बुक करें तो 3-3, 6-6 महीने तक वो आपको ऑर्डर नहीं देते, तो इस दौरान तो ऑर्डर आपके पास एक्सपोर्ट से निकल जाते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि पैकेजिंग इंडस्ट्री को भी इंसेंटिव दे। ठीक है शमसुल इस्लाम साहब, ये हमें बताइए कि भारत में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा तहकीक हो रही है, नई एग्जाम सामने आ रही हैं, पाकिस्तान में क्या तहकीक हो ही नहीं रही है या बहुत स्लो प्रोसेस है तहकीक का, और ये किसकी जिम्मेदारी है तहकीक करवाना? क्या सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी? देखिए, गवर्नमेंट इस पे के तमाम अदारे हैं रिसर्च के, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो बासमती के ऊपर काम करता है वो काला शक काकू का राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और उसने कई दिहाइयों से अपना काम ही छोड़ दिया है। आप रिसर्च तो दूर की बात है, उन्होंने तो वो नई वैरायटी जो है काफ़ी अरसे से कोई नई वैरायटी मार्केट में नहीं इंट्रोड्यूस कराई, और यही मेन वजह हुई कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने इंटरनेशनल मार्केट से निकलता जा रहा है, और बासमती का साइज जो एक्सपोर्ट का है वो हमारा कम हो रहा है। रिसर्च पे जो आपको फंड्स मिलते हैं काला शक काकू को, उसने वो सिर्फ अपनी तनख्वाहों पे, अपने पर्क्स पे खर्च किए और रिसर्च नहीं की। तो हुकूमत को चाहिए या तो इस रिसर्च को प्राइवेट सेक्टर को दे दे, क्योंकि इसके मुकाबले में काला शक काकू के मुकाबले में निपजी अगर कुछ काम कर रहा है तो गवर्नमेंट का दूसरा अदारा है, तो उसके आगे भी रोड़े अटकाने में काला शक काकू का काम होता है। क्योंकि निपजी ने रिसेंटली एक वैरायटी कुछ सालों पहले डेवलप की है, उसको रिलीज होने में, उसको रिजेक्ट कराने में काला शक काकू का बहुत काम था। वो वैरायटी हमारी ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी है, जिससे आपकी ग्रोअर को 80 मन के हिसाब से यील्ड मिलेगी। तो ग्रोअर जो इस वक्त तेजी से हाइब्रिड राइस की तरफ, नॉन बासमती राइस की तरफ जा रहा है, स्पेशली पंजाब में वो बेल्ट जहाँ पे बासमती होती थी वहाँ पे अब नॉन बासमती भी लगने लग रहा है, क्योंकि ग्रोअर चाहता है कि उसको ज्यादा फसल मिले। तो हुकूमत को चाहिए कि नई वैरायटीज दें। ठीक है शमसुल इस्लाम साहब, इसके साथ ना पूरी दुनिया में एक बहुत जिसे कहना चाहिए लहर है और एक अवेयरनेस है, और वो है कि हाइब्रिड जो फूड है उसका इस्तेमाल कम से कम किया जाए। तो अगर इसको हम अपने एडवांटेज में भी तो यूज़ कर सकते हैं, हम ये क्लेम कर सकते हैं कि हमारा ओरिजिनल और ऑर्गेनिक फूड है, इसमें जीन्स जो है वो म्यूटेशंस नहीं की गई। हम क्यों अपने जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको दुनिया को सेल करने में नाकाम रहते हैं? हाइब्रिड फूड तो आजकल वैसे ही वो डिस्कार्ड करते जा रहे हैं। बहुत जल्द ये जितनी नई वेराइटीज़ हैं इसके ऊपर जिस तरह से तहकीक आ रही है कि बीमारियों का सबब बन रही है, ये तो ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल, देखिए जी, आपके पास यही तो कह रहा हूँ कि जो आपकी स्ट्रेंथ थी ट्रेडिशनल बासमती ग्रो करने की, जो रियल बासमती आपका है, आपने उसको मार्केट नहीं किया, और आपने उसके साथ ही अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को इन्वॉल्व करके कमर्शियली इंपोर्ट शुरू कर दी है हाइब्रिड सीड की। इस वक्त जो पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन साइज बड़ा है
उसमें ज़्यादा हिस्सा जो है वो नॉन बासमती का है और उसकी ज़्यादातर सीड जो है वो कमर्शियली इंपोर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ग्रोअर्स तक को नुकसान होता है कि जो जर्मिनेशन उसकी 90% तक होनी चाहिए वो 60% 70% मिलती है, तो फिर उसकी यील्ड कम होती है। और इसके साथ ही हमारा जो है कि आपको जो है ना इसके अंदर रीप के अंदर कुछ ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग आ गए हैं जिनका सीड का बिजनेस है, हाइब्रिड राइस को प्रमोट कर रहे हैं वो, और उन एरियाज में जहां बासमती होते हैं वहां तक वो अपना फैलाते जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत एक मुस्तकबिल के लिए बासमती के खतरनाक चीज़ है कि वो एरिया जहां बेस्ट बासमती होती है वहां अगर नॉन बासमती हो, जैसे मिसाल के तौर पे कॉटन के एरिया में गन्ना लग गया, तो ये चीजें ना अब आपको हुकूमत को जोनिंग करनी पड़ेगी। क्रॉप जोनिंग करने से जो एरिया जिस चीज के लिए बेहतर है वहाँ। आपका शमशान साहब सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे और बासमती चावल की हम बात कर रहे थे। अब वाकई पता ही नहीं चलता कि ये बासमती है कि नहीं। ये बहुत खतरनाक बात है जो ये कर रहे हैं कि हमारे यहाँ आप तो खुद चूंकि जमींदार फैमिली से हैं, मैंने भी अपनी फैमिली में देखा हुआ है कि कपास कैसे खराब हुई, हमारे कपास का रेशा कैसे खराब हुआ, कैसे अमेरिकन सुंडी जो है वो आई, किस तरह से उसके ऊपर फिर जो है स्प्रेस करने पड़े ज्यादा, किस तरह से कॉस्ट बढ़ी, हमारा जो ओरिजिनल बीज था वो कैसे खत्म हुआ और जो आया वो कितना नाकाम साबित हुआ और किस तरह से हम कपास में बिल्कुल नीचे की तरफ चले गए। तो अगर हम अपनी तमाम फसलों का उस तरह से ख्याल नहीं करेंगे, एहतियात नहीं करेंगे, जैसे पूरी दुनिया अपनी फूड सिक्योरिटी के बारे में कॉन्शियस है, तो गॉड फॉरबिड आगे आने वाले हालात जो है कुछ अर्से बाद चावलों की बात भी ऐसी कर रहे होंगे जैसे हम कपास की बात कर रहे हैं, तो हमें इसका बहुत ज्यादा जो है ख्याल करना होगा। खैर एक ब्रेक लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि मामलात कुछ बेहतर होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब बात करेंगे सहराए थर की, जहां मौत का रक्स ख़त्म होता है, ना सिंध सरकार की नज़र करम इन गरीबों पे पड़ती है। हम बच्चों की जो अमवात है उसका तो सुनते चले आए कि ग़िज़ाई किल्लत की वजह से मासूम बच्चे जो हैं वो अमवात का शिकार होते रहे, नन्हे मुन्ने फूल मुरझाते रहे। लेकिन अब सितम ज़रीफ़ी ये है कि गुर्बत, अफलास और माशरती नाहमवारियों से थर पार कर में खुदकुशियों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। हाँ जी, गुज़श्ता 13 माह के दौरान 125 से ज़ायद ख़वातीन ने गले में फंदा डालकर या कुएं में छलांग लगाकर अपनी ज़िंदगियों का गला अपने हाथों से घोंट दिया। और ज़िला थरपारकर में एक जानिब बच्चे, ख़वातीन और शहरी मुख्तलिफ बीमारियों के बायस इंतकाल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये गुर्बत है, अफलास है, रस्म व रिवाज हैं और समाजी दूरियों की वजह से नौजवान और ख़वातीन जो हैं खुदकुशियाँ करने पर मजबूर। ये एक बड़ा ख़तरनाक और खौफनाक किस्म का रुझान है जो कि वहाँ पे देखने आया है। इस हवाले से मिठी में वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जहाँ माहिरीन नफ्सियात, सिविल सोसाइटी और गैर सरकारी तंजीमों ने खुदकुशी के अवामिल और मसाइल पर गुफ्तगू की। माहिरीन का कहना है कि समाजी और इक़्तिसादी मसाइल को हल किए बगैर थर में खुदकुशी के वाक़यात को रोकना मुमकिन नहीं होगा। इस हवाले से हम बातचीत करते हैं थर से समाजी का सरदार भाइयों से। अस्सलाम वालेकुम सरदार भाइयों साहब, गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा सर कि ये बड़ी अफसोसनाक वाक़यात हैं, तवातिर के साथ हमें सुनने को मिल रहे हैं। वजूहात का कुछ तयन हो सका कि क्यों इतनी ज़्यादा तादाद में नौजवान, ख़वातीन, मर्द हजरात खुदकुशियाँ कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। और मैं मशकूर हूँ 92 का कि हमारे खित्ते में खुदकशी के हवाले से जो आपने प्रोग्राम खुसूस तौर पर हमें लिया है, और आप ये पूछ रही हैं कि वजूहात क्या हैं। मैं थोड़ा सा आपसे मदद चाहते हुए मैं पस मंज़र में जाऊँगा कि 2018 से लेकर 20 तक ये 448 खुदकशियाँ हुई हैं, जिसमें 251 वुमेन हैं थर की, उमरकोट की। तो उमरकोट और थरपारकर का जो खिता है, जहाँ इसका ये बेल्ट है, इसकी जोग्राफिकली, डेमोग्राफिकली और कल्चर के हवाले से ये मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में जो भी अदला हैं, पाकिस्तान में जो भी खिते हैं, उनमें यहाँ मुख्तलिफ डाइवर्सिटीज़ के जो कम्युनिटीज़ हैं, वो यहाँ जो ग्रुप्स हैं, यहाँ जो अपने क्या कहते हैं कल्चर डाइवर्सिटीज़ हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि उमरकोट और मिठी दोनों के, मिठी तो मुकम्मल तौर पर एक डेजर्ट खिता है, उमरकोट पार्शली डेजर्ट का खिता है। तो यहाँ पर जो लोगों के जो खुदकशियों के जो वजूहात है, जो 18 में हमारा एक रेन नेटवर्क है, ये रिसर्च एडवोकेसी एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के नाम से है, मैं उसका चेयरमैन रहा हूँ। तो उसमें समाजी तंजीमें उसकी मेंबरान हैं। तो उसमें हमने ये फैसला किया कि 2018 में तेज़ी से जो खुदकशियों के रुझान बढ़ रहे थे, तो हमने फैसला किया कि हम उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन लें
डेटा लें, थोड़ी सी रिसर्च कर लें, क्योंकि बुनियादी तौर पर हम कोई साइंटिफिकली या कोई ऐसे कोई हमारे पास टूल नहीं है रिसर्च के, लेकिन बुनियादी तौर पर हमने उसका अपने खिते में जो खुदकशियाँ हो रही थी उसकी वजूहात जानने के लिए हमने एक प्लान बनाया। तो उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हुए उमरकोट के 4 अजला, जिसमें उमरकोट तहसील है, कुंडरी तहसील है और उसमें सामारो तहसील है और पिथौरा तहसील है, ये सबसे ज़्यादा उस वक्त 2018 में हुई थी। वो सबसे पहला तहसील नंबर पहले वो था सामारो तहसील। तो हमने उन लोगों से जो उसके लवाकिन थे या उसके विक्टिम फैमिलीज थे, तो उनके पास हम गए, उनसे हमने इंटरव्यूज़ और प्रोफाइल लिए। तो उनमें हमें ज़्यादातर जो उसमें जो मिला हमें रीजंस, उसमें ये कि एक तो डोमेस्टिक वायलेशन हमें मिला कि बहुत सारे मर्द हजरात अपने घरों में अपने जो भी औरतें हैं, ख़वातीन हैं, उन पर तशद्दुद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सेगमेंट है सुसाइड जिस कम्युनिटीज़ में हो रही हैं, वो कम्युनिटीज़ 99% वो मार्जिनलाइज्ड हैं, डिप्राइव्ड हैं, वो मजदूर हैं, वो पीजेंट्स हैं। इस तबके के ये हम पसमानदा तबकों से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनमें ज़्यादातर खुदकशियों का रुझान ज़्यादा है। तो वहाँ हमें जो मिला उसमें सबसे पहले डोमेस्टिक वायलेशन की मैंने बात की, तो औरतों पर तशद्दुद करते हैं और मर्द हजरात जो हैं वो अपने रोज़गार की वो तलाश में या रोज़गार के मौके न होने पर या उसमें इकोनॉमिक लॉसेस की वजह से, जैसे फ्लड आ रहा है, अपना कोविड-19 आ गया और ड्राउट थर में आ रहा है, तो ये हर 5 साल के बाद ये माना एक साइकिल है जो चलती आ रही है। तो इस साइकिलिंग में लोग ज़्यादातर ऐसे समझें आप 85% लोग जो सीधी तरह डायरेक्टली अफेक्टेड होते हैं। तो इनमें एक तो ये दूसरा आंसर ये आ रहा है कि सेंटिमेंटली कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो सेंटिमेंटली ऐसे हैं कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं मुस्तकिल बुनियादों पर, जो बहुत सारे सालों से वो डिप्रेशन में रहे हैं, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उस वजह से भी सुसाइड्स हुई हैं। तीसरी बात ये है कि ये बहुत सारे लोग ऐसे जो लोन उठा रहे हैं मुख्तलिफ बैंक से, बैंक्स की SOP के बरअक्स वो बैंक्स लोन धड़ाधड़ लोगों को दे रहे हैं, उसको टारगेट्स वो अचीव कर रहे हैं, लेकिन लोग जो लोन ले रहे हैं। ठीक है सरदार भाइयों साहब, हमें ये बताएं, डोमेस्टिक वायलेंस का आपने जिक्र किया खुसूसी तौर पर, वैसे ये सवाल करना भी जो है मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे करूं, जहां पर रोटी नहीं मिल रही है वहां पर कानून क्या हरकत में आता होगा? क्या कानून देखता नहीं है आकर के खुदकुशी हुई है, क्यों हुई है, वजह क्या बनी है, किसी को सजा भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। जहाँ खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है, खाना नहीं है, लोग बदहाल हैं, उसके पास कुछ भी नहीं है। यहाँ उमरकोट और थरपारकर में सूरत ये है कि सालों सदियों से यहाँ ये मुख्तलिफ बुनियादी सहूलियात से महरूम लोग हैं, पानी पीने के लिए नहीं है, अगर पानी है तो उसमें फ्लोराइड और TDS इतना ज़्यादा है कि लोग पी नहीं सकते, अगर पी रहे हैं वो ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर मफलूज और मजूर हो गए हैं, डिसेबिलिटी ज़्यादा हैं। और ख़वातीन पानी के लिए उनके पास पानी नहीं है, अगर पानी है तो 10-10 किलोमीटर दूर है। वो औरतें ख़वातीन सारा दिन पानी भरती हैं, पानी लाती हैं, सुबह को जाती हैं, शाम को वापस आती हैं। अगर वहाँ हम देखें ये हमारे खिते में, तो उनके लोगों के पास कोई इकोनॉमिकल रिसोर्सेज नहीं हैं, अर्निंग रिसोर्सेज नहीं हैं, उनके पास यहाँ कोई ऐसे मौके नहीं है जो वो अपने। सरदार भाइयों साहब, जो आप बातचीत कर रहे हैं सर, बिलावल भुट्टो साहब से ये सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा हमने तो वहाँ पे पानी के प्लांट्स लगाए हैं, हमने तो बहुत सारे ऐसे साफ पानी के वहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, हमने तो वहाँ पे बहुत सारा काम किया है। वो तो इसके ऊपर बड़े प्राइड फील करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, सिंध सरकार जो है। तो क्या हुकूमत ये इन मसाइल को हल नहीं कर रही? वहाँ पे पानी का साफ पीने का पानी का मसला है, ग़िज़ाई किल्लत का मसला है, या समाजी मसाइल हैं, गुर्बत है, अफलास है, तंगदस्ती है, रोज़गार के मौके नहीं है, भूख है। तो इन मसाइल का हल के लिए हुकूमत का किरदार क्या है? मैडम, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं, ये क्या बयान दे रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन ग्राउंड पर ये है कि उन्होंने RO प्लांट्स ज़रूर दिए थे घर में, और RO प्लांट्स इंस्टॉल भी हुए हैं, लेकिन उसको हैंडलिंग करने के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनको चलाने के लिए लोगों को कोई उसकी कैपेसिटी बिल्ड नहीं हुई है, कम्युनिटी को अवेयर नहीं किया गया है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा मुस्तकिल बुनियादों पर ऐसा टेक्निकल स्टाफ नहीं रखा गया। ये जब दिए गए थे तो विदिन मंथ्स
ये ऐसा हुआ कि वो आरओ प्लांट्स जो हैं वो चलने के काबिल नहीं रहे। वो उसकी बात बिल्कुल सही है बिलाल साहब की कि उन्होंने दिए हैं, लेकिन दिए तो हैं, लेकिन उनको चलाने के लिए कोई कैपेसिटी होनी चाहिए, पोटेंशियल स्टाफ होना चाहिए, टेक्निकल कोई उसकी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। लोग कैसे चलाएं जो जिसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो जो ख़राब हो जाते हैं, टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, उनको कौन बनाए, उनको कौन उसको स्टेबल करे या सस्टेन करे या उसको चलाए, कंटिन्यूटी उसकी रखे। ये सबसे बड़ा मसला है। अभी भी थर में, डेजर्ट में जहाँ जहाँ ये आरओ प्लांट्स थे वो ख़राब हैं, वो मेंटेनेंस के काबिल नहीं है। गवर्नमेंट का कोई गवर्नमेंट का वहाँ काम नहीं हो रहा है, लेकिन लोग अभी भी पानी के लिए तरस रहे हैं। और कुएं के जो पानी है वो 10 क्या कहते हैं 200 गज या 400 गज के नीचे पानी है, वो निकालने के लिए औरतें, उसके बच्चे, उसके मर्द हजरात वो कोशिश कर रहे हैं कि पानी निकालने के लिए जो पुराना 200 साल पुराना जो दस्तूर है, रवायत है, उनको अडॉप्ट किया हुआ है। आप समझ लें कि थर में ऐसी कोई बात नहीं है। आप समझ लें ज़हनी तौर पर लोग परेशान हैं, ज़हनी तौर पर लोग परेशान हैं। बहुत शुक्रिया आपका सरदार भाब, हमारे से बात कर रहे थे सुबह सवेरे पाकिस्तान से। देखिए सेमिनार्स हो रहे हैं, स्टडीज़ हो रही हैं, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा है। फराब देखें, जमहूरियत की बात की जाती है जब उसके सम्राट अवाम तक नहीं पहुँचने, जब गरीब लोगों को उसका फ़ायदा नहीं पहुँचना, जब उन्हें पीने का साफ पानी नहीं हुकूमत दे सकती है। छोड़ दें कि तालीम नहीं है, वहाँ हेल्थ की सहूलियात नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, रोज़गार के मौके नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है जो कि ज़िंदगी की सबसे बुनियादी ज़रूरियात है, तो फिर कौन सी जमहूरियत और उसकी क्या सम्राट? जमहूरियत के सम्राट मैं आपको बताता हूँ ना, उमरकोट का बाई इलेक्शन हो, ज़िमनी इंतखाब हो, तो हम उमरकोट से ही आपको ये 4 अजला की जब बात हो रही है तो उमरकोट का जिक्र अंदर हो रहा है, वहाँ से पीपल्स पार्टी फिर से जीती है। हाँ जी, आप देख लें कि जमहूरियत से तो फिर ये हो रहा है कि वोट किस तरह से आ रहे हैं और लोग उनको चुन रहे हैं। अब इसमें फिर क्या किया जा सकता है? और सिर्फ हम हैरत कर सकते हैं, अफसोस कर सकते हैं, तुक कर सकते हैं। और अब थर पार्कर से जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो सिर्फ बच्चे ग़िज़ाई किल्लत से नहीं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं बेरोज़गारी की वजह से भी। और जैसे कहते हैं ना कि जिस कत्ल का मालूम ना हो मुजरिम, तो उसका मुजरिम जो है वो हाकिम होता है। सो ये हमें अपने पेश नज़र रखना चाहिए कि अगर हम इन मामलात को ख़त्म करने और इनको हल करने का कोई तरीका नहीं निकालेंगे और असेंबलीज़ में हमारे इन बातों पे बहस नहीं होगी और इसके नतीजे में पॉलिसीज़ नहीं बनाई जाएंगी और उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा और उसके रिजल्ट्स नहीं नज़र आएंगे, तो फिर वी आर डूम्ड और ये मामला जो है ये फिर बेहतर तरफ नहीं जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। खैर आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करेंगे मिर्ज़ा गालिब के हवाले से। मोहब्बत और ज़िंदगी की तल्ख हकीकतों को शेर की ज़ुबान में बयान करने वाले असदुल्ला खान गालिब को दुनिया से गुजरे 152 बरस बीत गए। और क्या मतलब है कि लोग अभी तक वी ऑल आर इन लव, जिस तरह से उन्होंने लिखा है। 11 साल की उम्र में पहला शेर कहने वाले असदुल्ला को शायद खुद भी इल्म नहीं था कि उनकी शायरी उर्दू ज़बान को रहती दुनिया तक रोशन करती रहेगी। वैसे मतलब खुद उन्हें थोड़ा बहुत लगता है उनकी शायरी से कि उन्हें था कि ज़ोम था कि उन जैसा सुखनवर जो है वो कम ही कोई होगा। सुखनवरी के महताब हैं, वो लाजवाल शायर हैं। उनके बारे में एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और मिर्ज़ा गालिब का नाम असदुल्ला बेग था। आप 27 दिसंबर 1796 को आगरा में पैदा हुए। गालिब बचपन ही में यतीम हो गए थे। उनकी परवरिश उनके चचा मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग ने की, लेकिन 8 साल की उम्र में उनके चचा भी फौत हो गए। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। मिर्ज़ा गालिब उर्दू जुबान के सबसे बड़े शायर समझे जाते हैं। उनकी अजमत का राज सिर्फ उनकी शायरी के हुस्न और बयान की खूबी ही में नहीं है। उनका असल कमाल ये है कि वो जिंदगी के हकायक और इंसानी नफ्सियात को गहराई में जाकर समझते थे। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। गालिब ने उर्दू शायरी में एक नई रूह फूंकी। उनकी शायरी में रोजमर्रा के मुहावरों से दिल में उतर जाने वाली सादगी के कमाल ने गालिब को जमाने में यकता कर दिया। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। गालिब की शायरी में इंसान और कायनात के मसाइल के साथ मोहब्बत और जिंदगी से वाबस्तगी शिद्दत से नजर आती है। दिल ही तो है न संगो खश्ते दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार कोई हमें सताए क्यों। 15 फरवरी 1869 को उर्दू के इस अहद साज शायर ने दाई अजल को लब्बैक कहा और खालिक हकीकी से जा मिले। गालिब की अगर आप सवाने उमरी पढ़ें तो आपको मालूम होता है कि ये जब ये 1857 की जंग आज़ादी में
बहुत मुतासिर हुए और अंग्रेज़ों ने इनसे भी बड़े से चुन चुन के बदले लिए और इनको बहुत ज़्यादा कसम पुरसी और तंगदस्ती की ज़िंदगी जो है वो फिर गुजारनी पड़ी, क्योंकि वो समझते थे कि जंग आज़ादी में इनका किरदार रहा और इन्होंने अपने अशार के ज़रिए से उस बगावत को, जो जिसको वो बगावत कहते थे, फैलाने में किरदार अदा किया। मतलब देखें आप, बना है शाह का मसाइब फिर है इतराता, क्या मतलब खुददारी बहुत ज़्यादा थी गालिब की शायरी के अंदर। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या मेरा है। फेवरेट एक शेर है उनका, रगों में दौड़ते फिरना, वो रोमांस छोड़ देना मतलब काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अगर हम ये सवाल इस शेर को अपने सामने रखें तो मेरा ख्याल है जब हम झूठ बोल रहे होते हैं, चोरी कर रहे होते हैं, रिश्वत ले रहे होते हैं, अमानत में खयानत कर रहे होते हैं, तो हमें याद करना चाहिए कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। बिल्कुल ऐसा ही है। बेहतरीन शायर आज तक जो है चरवा हो रहा है गालिब के अशार का, और लोग कॉपी कर रहे हैं और कॉपी करना बनता भी है, क्योंकि गालिब और जो मीर हैं इनको कॉपी कर कर के ही आप बहुत बड़े शायर बन जाते हैं। बिल्कुल उस्ताद हैं ये, और इतना खूबसूरत ज़बान, अंदाज, लफ्ज़, फिर उसका परोना, फिर उसमें एहसास को जिंदा रखना, तो ये कमाल है जो कि गालिब का ही कमाल है। हाँ जी बिल्कुल। आगे चले, आगे एक और कमाल की बात भी करते हैं हम, नौजवान की बात करेंगे। वसाइल नहीं है, सहूलतें नहीं है, मगर पाकिस्तानी नौजवान अपने टैलेंट से हमेशा दुनिया को हैरान करते हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी इरफान महसूद भी ऐसे ही पाकिस्तानी स्टार। वाह, उनका नाम ही सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये इलाका ऐसा है जिसके बारे में अगर आपको मालूम हो कि वो इलाका है जहाँ पर के नंबर एक तो ये कि दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत बड़ी जंग लड़ी गई, ये इलाके बहुत मुतासिर हुए। वहाँ से एक नौजवान जो है वो सामने आता है जो कि आलमी रिकॉर्ड अपने नाम करता है, तो उसमें हमें एक पाकिस्तानी होने के तौर पे बहुत खुशी महसूस होती है। इरफान महसूद ने बरतानवी खिलाड़ी पैडी डोयल का 1 मिनट में 36 स्टार जंप्स का रिकॉर्ड तोड़ा है। बरतानवी खिलाड़ी ने साल 2013 में रिकॉर्ड ये बनाया था, जिसे 8 साल के बाद इरफान ने तोड़कर अपने नाम कर लिया। इरफान महसूद को ये एजाज़ हासिल है कि वो अब तक भारत के 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। मेरा ख्याल है भारत को तो वो टारगेट करते हैं कि उनके पास कौन कौन से हैं रिकॉर्ड और उसको तोड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं है, सिर्फ भारत नहीं है, इसके अलावा अमेरिका, बरतानिया, इटली, फिलिपीन और इराक के कई रिकॉर्ड भी वो तोड़ चुके हैं। इरफान महसूद सबसे पुशअप्स के रिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के वाहिद खिलाड़ी हैं। ये रिकॉर्ड भी इरफान के पास ही मौजूद है, तो हम क्यों ना इरफान से बात करते हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम इरफान, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। ये बताइएगा कि आपने बरतानवी खिलाड़ी का जो रिकॉर्ड अपने नाम किया उसके बारे में हमें बताएं कि ये कौन सा रिकॉर्ड है। वालेकुम सलाम। ये पैडी डोयल दुनिया के सबसे फिट मार्शल एथलीट का एजाज भी हासिल कर चुके हैं। इसके 2 रिकॉर्ड पहले भी मैं तोड़ चुका हूँ। ये रिकॉर्ड स्टार जंप का रिकॉर्ड था। पैडी डोयल ने 80 पाउंड वजन के साथ 28 स्टार जंप किए थे 2013 में। तकरीबन 8 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये रिकॉर्ड मैंने 36 स्टार जंप करके ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। बिल्कुल ठीक है। इरफान, हमें ज़रा ये बताएं कि अभी तक कौन कौन से आलमी रिकॉर्ड आप बना चुके हैं, और साथ ये भी बता दें जो भारत के इतने सारे आपने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, आप टारगेट करते हैं कि लो जी भारत का ये रिकॉर्ड है, ये भी इरफान तोड़ने जा रहा है। अभी तक तकरीबन 12 गिनीज रिकॉर्ड इंडिया के मैंने तोड़े हैं। कुछ रिकॉर्ड हैं उसकी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ इंशाल्लाह तोड़ने की। हमारी और इंडिया की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में काफ़ी कंपटीशन होती हैं, ये रेगुलर बेसिस पे वो हमारी पाकिस्तान के रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर हम वही जो इंडिया के रिकॉर्ड होते हैं वो फिर तोड़ देते हैं। तो एक सिलसिला शुरू है इंडिया के जो मार्शल आर्टिस्ट हैं वो पाकिस्तान के रिकॉर्ड तोड़ते हैं और हम फिर इंडिया के जो रिकॉर्ड होते हैं वो तोड़ देते हैं। इरफान, जो फुटेज यहाँ पे चल रही है मैं उसी को देख रही हूँ बार बार कि मुझे ना तो बैकग्राउंड उस तरह का नज़र आ रहा है कि बड़ा कोई जैसे कहना जिम है, बड़ी आपके पास सहूलियात हैं, फैसिलिटीज़ हैं, आपने बड़ी जिसे कहना चाहिए ना लोकल चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए अपनी फिटनेस का मेंटेन करने का ख्याल रखा हुआ है। तो कभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिली, या आपको ये जब आप रिकॉर्ड बनाते हैं तो क्या उससे हासिल वसूल होता है, वो जो एक सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है खिलाड़ी को, वो मिलती है आपको इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल? ये जो आपको फुटेज देख रहे हैं जहाँ पे मैं गेम कर रहा हूँ, ये प्राइवेट स्कूल है, मेरा दोस्त है, वहाँ पे हम सेकंड टाइम गेम करते हैं। इस अंदाजा गवर्नमेंट का एक चीज से लगा ले कि मेरे पास 39 गिनीज रिकॉर्ड हैं, 3 मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी गिनीज रिकॉर्ड होल्डर हैं, और 12 से 15 स्टूडेंट्स नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडलिस्ट हैं।
उसके बावजूद हमें ये फैसिलिटी लेवल की गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं की। बाकी रिकॉर्ड की बात अगर की जाए तो 39 गिनीज रिकॉर्ड्स हैं। इतने गिनीज रिकॉर्ड बनाने के बाद इसमें एक एक रिकॉर्ड के लिए मुझे 6 महीने 4 महीने, कभी एक रिकॉर्ड के लिए 2 साल तक लगातार मुझे मेहनत करनी पड़ती है। बीच में इंजरीज वगैरह भी हो जाती हैं। तो उसके बाद ये कि सिर्फ अचीवमेंट मुझे अच्छा लगता है कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहा हूँ। बाकी ये है कि गवर्नमेंट उस लेवल पे कोई सपोर्ट हमें प्रोवाइड नहीं कर रही। बिल्कुल ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है तो आप इसके अलावा काम क्या करते हैं? घर कैसे चल रहा है आपका और कैसे टाइम निकाल लेते हैं, फिटनेस को बरकरार रखते हैं, फिर देखते हैं कि मैंने ये रिकॉर्ड तोड़ना है? मैंने डबल मास्टर की हुई है एजुकेशन। अब आगे इरादा है कि मैं PhD भी कर लूँ। मेरा एजुकेशन में काफ़ी इंटरेस्ट है। स्पोर्ट साइंस में रिसेंटली मैंने मास्टर की हुई है। इससे पहले मैंने MBA की हुई थी। तो अभी कोशिश है कि मैं कोई कारोबार, कोई रोजगार अपने घर के लिए ढूंढूं, क्योंकि घर का बड़ा भी मैं हूँ। तो उस घर के एक्सपेंसेस वगैरह भी मुझे पूरे करने पड़ते हैं। जो क्लब है, क्लब तो सिर्फ मैंने अपने इसके लिए बनाया हुआ कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं इनको मैं प्रमोट करूँ, आगे ले जा सकूँ। क्लब से मुझे कोई अर्निंग वगैरह नहीं हो रही। ये सिर्फ मैंने अपने शौक के लिए, अपनी पैशन के लिए मैंने बनाया है। बिल्कुल सही। तो ये पैशन का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? और इस तरह से पैशन जो है वो आप डिसअपॉइंट नहीं होते? कोई थपकी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सरपरस्ती नहीं, कोई वाह नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा कभी कभी मायूसी हो जाती है, लेकिन मायूसी गुनाह है। अपनी कोशिश मैंने जारी रखी हुई है। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे ना करे, जितना मुझसे हो सकेगा इंशाल्लाह वर्ल्ड लेवल पे मैं पाकिस्तान का नाम प्रमोट करने की पूरी कोशिश करूँगा। बिल्कुल ठीक है। आपने अपने स्टूडेंट्स के बारे में भी बताया। अगर बच्चे आपसे जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं कि इरफान महसूद साहब हमें भी कुछ सिखा दें कि हम कैसे भारत के रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? ये रिकॉर्ड का एक प्रोसीजर है। गिनीज रिकॉर्ड ऑफिशियली इनका वेबसाइट मौजूद है। उस पर आप पहले एप्लीकेशन देंगे जो रिकॉर्ड आप तोड़ना चाहते हैं। यूट्यूब पे भी गिनीज रिकॉर्ड मौजूद है। उसके बाद सिलेक्शन के बाद आप एप्लीकेशन दे दे। 3 महीने 4 महीने के बाद अगर एप्लीकेशन अप्रूव हो गई तो गाइडलाइंस वगैरह सेंड कर देंगे। उसी के मुताबिक आपने रिकॉर्ड वो करना। लेकिन ये प्रोसीजर थोड़ा टफ है, डिफिकल्ट है। इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम दरकार होता है। अगर आपका कोई गाइडेंस वगैरह है वो आपको सही तरीके से अगर गाइड करे तो फिर आप ये चीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सही। एक मसला ये है कि हीरे की पहचान जौहरी को होती है। अब अगर जौहरी ना हो तो फिर हीरे बेचारे जो हैं वो क्या करें? मैं आपको देख रही हूँ मुसलसल स्क्रीन पे जिन चीज़ों के साथ आपने खुद क्रिएट करके आप एक्सरसाइजेस करें, जिस तरह से कर रहे हैं। बदकिस्मती है कि अगर हम पॉजिटिव हेल्दी सोच एंड अप्रोच रखने वाले लोगों को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे, तो फिर जाहिर है वही लोग प्रमोट होंगे जो कि रिकॉर्ड नहीं तोड़ते, कानून तोड़ते हैं। तो कुछ कहना चाहेंगे एज योर मैसेज? मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि यहाँ पे जो वजीरिस्तान का एक इमेज बना हुआ था, कोशिश है मेरी कि वो इमेज में मार्शल आर्ट के थ्रू ख़त्म करो, एक पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया को दिखा सको। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि गवर्नमेंट से तो काफ़ी मैंने अपीलें वगैरह की हुई थी, लेकिन आइंदा मैं गवर्नमेंट से कोई अपील नहीं करूँगा। अपनी मदद आपके तेज इंशाल्लाह जितना हो सकेगा मैं पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में प्रमोट करने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया इरफान महसूद। बहुत दिल दुखा है आपकी आखिरी बात से। मुझे अली सतपारा के साथ अपना इंटरव्यू याद आ गया जिसमें उन्होंने इसी तरह के मसाइल का जिक्र किया था। नज़ीर साबिर के साथ अपना इंटरव्यू याद आ गया। आपको पता ही हमारे वो कोपहमाम हमने आज तक किसी रिकॉर्ड में एक्नॉलेज नहीं किया। ओके, इन्होंने 8000 फीट की कितने क्लाइम किए हुए और हम इस तरह से अपने हीरोज को खो देते हैं और जब वो चले जाते हैं तो तेरे जाने के बाद तेरी याद आई। फिर हम याद करते फिरते हैं, फिर हम डीपीज भी चेंज कर लेते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में उनको हम कभी नहीं सराहते। तो उम्मीद करते हैं हुकूमत इनकी सरपरस्ती करेगी। हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।